हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 8th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है पूर्वी, इसके चैप्टर नंबर 7 द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेट अस डिस्कस, जो कि पेज नंबर 104 पे दिया गया है। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद सुटेबल रीजंस। अब यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है जो कि इनकम्प्लीट है और हमें इन स्टेटमेंट्स को सुटेबल रीज़न के साथ कंप्लीट करना है। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, और अपने आंसर्स को अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर भी करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए क्या कहा गया है, लेरॉयस निकनेम वॉज एनसाइक्लोपीडिया एंड एवरीवन कॉल्ड हिम बाय दैट नेम बिकॉज, यानी कि लेरॉय का जो निकनेम था वो था एनसाइक्लोपीडिया और हर कोई इसको इसी नाम से बुलाता था क्योंकि। अब क्योंकि के बाद यहाँ जो ये पार्ट है इसको हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे बिकॉज के बाद ही हैड अ वास्ट स्टोर ऑफ नॉलेज एंड फैक्ट्स इन हिज हेड, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारे जो फैक्ट्स थे वो स्टोर रहते थे, यानी उसके दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती थी। जस्ट लाइक एन इंसाइक्लोपीडिया, बिल्कुल एक इंसाइक्लोपीडिया बुक की तरह। जैसा कि इस चैप्टर के रीडिंग वीडियो में भी हमने आपको समझाया था स्टूडेंट्स कि जो इंसाइक्लोपीडिया बुक होती है इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, बिल्कुल वैसे ही जो लेरॉय था उसके दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारे फैक्ट्स स्टोर रहते थे। एंड ही नेवर फॉरगॉट एनीथिंग ही रीड, यानी कि जो भी वो पढ़ता था उसे वो भूलता नहीं था और हर चीज़ पे बड़ी जल्दी से वो अपना दिमाग लगाता था। जो भी इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में होती थी उसका वो यूज़ करता था और आंसर कर देता था। तो उसकी इन खूबियों की वजह से ही, इन विशेषताओं की वजह से ही लेरॉय का जो निकनेम था वो इंसाइक्लोपीडिया पड़ गया था और उसको इसी नाम से बुलाया जाता था। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, एट द डिनर टेबल ऑन ट्यूसडे नाइट, यानी कि ट्यूसडे नाइट पे डिनर टेबल पे चीफ ब्राउन स्टेयर्ड एट हिज क्रीम ऑफ मशरूम सूप एज, जैसा कि चैप्टर की रीडिंग वीडियो में भी हमने देखा था कि जब ये ट्यूसडे नाइट को डिनर टेबल पे बैठे थे तो जो मिस्टर ब्राउन थे, यानी चीफ ब्राउन थे, वो अपने जो उनका एक सूप था क्रीम ऑफ मशरूम सूप, उसकी तरफ वो देखे जा रहे थे एज। और इससे क्या मतलब, इसको कंप्लीट करना है कि वो जब उस सूप की तरफ देखे जा रहे थे, क्यों देख रहे थे, इसकी क्या वजह थी, वो हमें आगे लिखनी है। तो एज के बाद यहाँ पर आप ब्लैंक स्पेस में क्या लिखेंगे, साइन दैट ही वॉज थिंकिंग डीपली अबाउट अ मिस्ट्री ही कुड नॉट सॉल्व, यानी कि जो चीफ ब्राउन थे वो अपने क्रीम ऑफ मशरूम की सूप की तरफ देखे जा रहे थे एज साइन, ये एक साइन की तरह था, एक निशानी थी, एक इशारा था, दैट ही वॉज थिंकिंग डीपली, कि वो बहुत गहराई से सोच रहे थे, अबाउट अ मिस्ट्री ही कुड नॉट सॉल्व, एक ऐसे रहस्य के बारे में, एक ऐसे केस के बारे में जिसे कि वो सॉल्व नहीं कर पाए थे। और इसी वजह से वो अपना वो सूप पी नहीं रहे थे बल्कि अपने उस क्रीम ऑफ मशरूम सूप की तरफ देखे जा रहे थे। और ऐसा कई बार होता भी है, अगर कोई व्यक्ति किसी वजह से परेशान होता है तो वो किसी एक चीज़ की तरफ भी काफ़ी देर तक देखता रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स, एनसाइक्लोपीडिया सेट क्वाइटली एट द डिनर टेबल बिकॉज, यानी कि जो इंसाइक्लोपीडिया था, लेरॉय था जो, वो बड़ी शांति के साथ डिनर टेबल पर बैठा हुआ था बिकॉज। बिकॉज के बाद ये आगे का हमें कंप्लीट करना है। तो बिकॉज के बाद हमने क्या लिखा, बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वो जानता था, हिज पेरेंट्स वर डिस्कसिंग द केस सो दैट ही कुड लिसन केयरफुली एंड हेल्प सॉल्व इट। देखिए चैप्टर की रीडिंग वीडियो में भी मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जो इंसाइक्लोपीडिया था वो शांति के साथ टेबल पे बैठा हुआ था क्योंकि वो ये जानता था कि उसके जो पेरेंट्स थे वो इस केस को डिस्कस इसलिए कर रहे थे आपस में ताकि वो हर चीज़ को, केस की डिटेल्स को बड़ी केयरफुली सुन सके और उनकी मदद कर सके, अपने फादर की मदद कर सके इस केस को सॉल्व करने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने भी लिखी है कि बिकॉज के बाद आप क्या लिखेंगे, ही न्यू हिज पेरेंट्स वर डिस्कसिंग द केस, वो ये जानता था कि उसके पेरेंट्स केस को डिस्कस कर रहे थे, सो दैट ही कुड लिसन केयरफुली, ताकि वो खुद इस केस को बड़े अच्छे से सुन सके, एंड हेल्प सॉल्व इट, और उनकी हेल्प कर सके केस को सॉल्व करने में। इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, नॉलन पुट द विल ऑन द किचन टेबल बिकॉज, नॉलन ने जो विल थी, उसकी जो विल थी वो किचन टेबल के ऊपर रख दी थी क्योंकि के बाद आगे का पार्ट हमें कंप्लीट करना है। तो जैसा कि इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि नॉलन को स्ट्रोक आया था
स्ट्रोक के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि स्ट्रोक के अचानक से एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें कि जो ब्लड सप्लाई है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है। तो जब उसको स्ट्रोक आया था तो उसने अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ थी वो इकट्ठी की, पूरा जोर लगाया और अपनी जो विल थी वो किचन टेबल के ऊपर इसलिए रख दी थी ताकि वो आसानी से मिल सके। तो बिकॉज के आगे आप क्या लिखेंगे, ही हैड अ स्ट्रोक, यानी कि नोलन को स्ट्रोक आया। एंड नोइंग ही वॉज अबाउट टू डाई, और उसको ये पता चल गया था कि वो अब मरने वाला है। ही यूज्ड हिज लास्ट स्ट्रेंथ, उसने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया। टू लीव द विल वेयर इट कुड बी इजली फाउंड, यानी कि उसने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया और अपनी विल को उस जगह पे छोड़ा, यानी कि किचन टेबल के ऊपर छोड़ा जहाँ से कि वो आसानी से मिल सके। क्योंकि नोलन ये चाहता था कि उसकी ये विल आसानी से मिल जाए, इसीलिए उसने वो विल किचन टेबल के ऊपर रख दी थी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डू यू थिंक चीफ ब्राउन वुड नीड लेरॉयज हेल्प टू सॉल्व दिस केस, इफ़ येस वाई, इफ़ नॉट वाई नॉट, यानी कि क्या आपको लगता है कि चीफ ब्राउन को लेरॉय की मदद की ज़रूरत पड़ेगी इस केस को सॉल्व करने में? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो इसके आंसर में हमने क्या लिखा, येस चीफ ब्राउन नीडेड लेरॉयज हेल्प टू सॉल्व दिस केस, कि हाँ चीफ ब्राउन को ज़रूरत थी लेरॉय की हेल्प की इस केस को सॉल्व करने में। इवन दो चीफ ब्राउन इज़ स्मार्ट एंड एक्सपीरियंस्ड। अच्छा, एक तो यहाँ पर आप ये फुल स्टॉप लगाएंगे, ये कॉमा लगा हुआ है गलती से, यहाँ पर ये फुल स्टॉप आएगा। तो फुल स्टॉप के बाद क्या है, इवन दो चीफ ब्राउन इज स्मार्ट एंड एक्सपीरियंस्ड, यानी कि हालांकि चीफ ब्राउन काफ़ी स्मार्ट है, यानी कि होशियार है, एक्सपीरियंस्ड है। द मिस्ट्री वॉज टू डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू सॉल्व बाय हिमसेल्फ, लेकिन ये जो रहस्य था, ये जो मिस्ट्री थी, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट थी उनके खुद से इसको सॉल्व करने के लिए, यानी खुद से वो इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर सकते थे, क्योंकि मिस्ट्री बहुत ही डिफ़िकल्ट थी। द केस हैड हिडन क्लूज, और इस केस में कुछ छुपे हुए क्लूज थे, कुछ छुपे हुए इशारे थे, क्लूज थे। लाइक स्ट्रेंज वर्ड्स रिटन ऑन द विल, जैसे कि हमने देखा था रीडिंग वीडियो में कि उस विल के ऊपर कुछ अजीब से वर्ड्स लिखे हुए थे जो कि एक क्लू की तरह काम कर रहे थे, ठीक है। विच नीडेड केयरफुल थिंकिंग टू अंडरस्टैंड, और इनको समझने के लिए बहुत ही केयरफुल थिंकिंग की ज़रूरत थी। लेरॉय नॉन एज एनसाइक्लोपीडिया, लेरॉय जिसको कि सब एनसाइक्लोपीडिया कहते थे, वो एनसाइक्लोपीडिया के नाम से जाना जाता था। बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट मेमोरी एंड नॉलेज, अपनी ग्रेट मेमोरी और नॉलेज की वजह से। नोटिस स्मॉल डिटेल्स, और इसी खासियत की वजह से, यानी कि जो लेरॉय था वो अपनी उस ग्रेट मेमोरी और नॉलेज की वजह से उसने कुछ स्मॉल डिटेल्स को नोटिस किया, दैट अदर मिस, जो कि दूसरे लोग मिस कर गए थे। हिज क्विक थिंकिंग हेल्प सॉल्व द केस, और जो लेरॉय था उसकी जो तीव्र बुद्धि थी, तीक्ष्ण बुद्धि थी, उसकी जो एक क्विक थिंकिंग थी, उसी की वजह से ये जो केस था फिर वो सॉल्व हुआ। अब हम देखेंगे लेट अस डिस्कस, जो कि पेज नंबर 107 और पेज नंबर 108 पे दिया गया है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। अ फैक्ट इज समथिंग दैट कैन बी प्रूवन ट्रू और फॉल्स। फैक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको कि आप प्रूव कर सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अ फैक्ट इज़ नॉट बेस्ड ऑन पीपल्स बिलीफ, यानी कि जो फैक्ट होता है वो लोगों के विश्वास या लोगों के बिलीफ पर आधारित नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये कहते हैं कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो ये एक फैक्ट है कि जो सन है वो ईस्ट से ही राइज होता है। तो इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं मुझे तो कुछ और लगता है, नहीं, ये एक फैक्ट है और इसको प्रूव किया जा सकता है। उसके बाद आता है ओपिनियन। एन ओपिनियन ऑन द अदर हैंड इज़ अ बिलीफ, फीलिंग और जजमेंट। जबकि अगर हम बात करें ओपिनियन की तो ये लोगों के बिलीफ, लोगों की फीलिंग, लोगों की जजमेंट पे आधारित होता है। एंड कैन वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और इसमें एक ही चीज़ को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। जैसे कि अगर कहा जाए किसी व्यक्ति के बारे में बताओ तो हो सकता है एक व्यक्ति कहेगा कि मुझे तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, जबकि दूसरा कहे नहीं मुझे तो वो सही नहीं लगता, तीसरा कहे ये तो बहुत ही सीरियस है, और चौथा उसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं ये तो बहुत मजाकिया है। यानी एक ही व्यक्ति के बारे में सबके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। तो जब बात आती है ओपिनियन की, तो ओपिनियन हर अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं किसी चीज़ के बारे में। ओपिनियन निर्भर करते हैं लोगों के बिलीफ पे, फीलिंग पे, उनकी जजमेंट पे। एन ओपिनियन कैन नॉट बी प्रूवन, और ओपिनियन को प्रूव नहीं किया जा सकता है। अब देखिए आगे क्या कहा गया है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम पार्ट 1 एंड 2 ऑफ द स्टोरी आर फैक्ट्स और ओपिनियंस। अब हमें ये बताना है कि जो स्टोरी थी, जो जिसमें कि पार्ट 1 था, पार्ट 2 था, तो उसके आधार पर हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट फैक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट ओपिनियन है। वन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल करके भी दिखाया गया है। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, और अपने आंसर्स को अपने क्लासमेट्स और अपने टीचर के साथ डिस्कस करने के लिए, शेयर करने के लिए भी कहा गया है।
तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट देखिए, एनसाइक्लोपीडियाज फादर वॉज द चीफ ऑफ पुलिस, यानी कि एनसाइक्लोपीडिया के जो फादर थे वो चीफ ऑफ पुलिस थे। तो ये एक फैक्ट है, इसका आंसर ऑलरेडी हमें दिया गया है इधर, ठीक है। तो ये एक सच है, ये एक ओपिनियन नहीं है, ये एक फैक्ट है, इसलिए यहाँ पर लिखा फैक्ट। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट, ये सारे आंसर हमने लिख दिए हैं, इनको अब डिटेल में समझते हैं। एवरीवन थॉट दैट चीफ ब्राउन मस्ट बी द स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ इन द कंट्री, यानी कि जैसा कि स्टोरी में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ये सभी स्टेटमेंट्स स्टोरी में से ली गई हैं कि हर कोई ये सोचता था कि जो चीफ ब्राउन थे वो कंट्री के सबसे स्मार्टेस्ट, सबसे होशियार पुलिस चीफ थे। तो ये एक ओपिनियन है, इसमें अलग अलग लोग उनके बारे में अलग अलग ओपिनियन रख सकते हैं, अलग अलग सोच रख सकते हैं। ये फैक्ट नहीं है बल्कि ये ओपिनियन है। हो सकता है कोई कहे कि जो चीफ ब्राउन है वो कंट्री के सबसे स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ है, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि चीफ ब्राउन कंट्री के सबसे स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ है। तो इसमें सबके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, तो ये एक ओपिनियन है। अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट, एन एनसाइक्लोपीडिया इज़ अ बुक और सेट ऑफ बुक्स फिल्ड विद फैक्ट्स फ्रॉम ए टू जी, यानी कि जो एनसाइक्लोपीडिया एक बुक होती है या सेट ऑफ बुक्स होती है जिसमें ए टू जी सभी फैक्ट्स लिखे होते हैं, तो ये एक फैक्ट है। तो इसके आंसर में यहाँ पर हम लिखेंगे फैक्ट। अब देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट, लेरोयस फ्रेंड्स सेड दैट ही वॉज लाइक अ लाइब्रेरी, यानी लेरोय के फ्रेंड्स कहते थे कि लेरोय एक लाइब्रेरी की तरह है एंड कंप्यूटर एक कंप्यूटर की तरह है, रोल्ड इनटू वन, जैसे कि लाइब्रेरी और कंप्यूटर को एक साथ मिला दिया गया हो, लेरोय ऐसा है। एंड मोर यूज़र फ्रेंडली, और जो लेरोय है वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। तो ये ओपिनियन होगा, ये एक फैक्ट नहीं है। इसमें अलग अलग लोगों की लेरोय के बारे में अलग अलग ओपिनियन हो सकती है, अलग अलग राय हो सकती है, तो ये एक ओपिनियन है। अब देखते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट, टू मास्क्ड मैन हेल्ड अप द डायमंड मार्ट ऑन 6th एवेन्यू, यानी कि 6th एवेन्यू में जो डायमंड मार्ट था वहाँ पर दो मास्क पहने हुए लोगों ने आकर, दो मास्क पहने हुए आदमियों ने आकर वहाँ पर हेल्ड अप मतलब लूट मचाई थी, लूटा था ज्वेलरी को। तो ये एक फैक्ट है, क्योंकि स्टोरी में हमें ये पता चलता है कि ऐसा हुआ था कि दो मास्क पहने हुए आदमी आए थे और उन्होंने 6th एवेन्यू में जो डायमंड मार्ट था वहाँ से उन्होंने वहाँ पर लूट मचाई थी। हेल्ड अप का मतलब है लूटना, तो ये एक फैक्ट है, तो इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे फैक्ट। इसके बाद 6th स्टेटमेंट देखते हैं, नोलन एंड डेवनपोर्ट हैड मेट वाइल बोथ वर इन प्रिजन इन साउथ कैरोलिना, ये भी हमने स्टोरी में पढ़ा था कि नोलन और डेवनपोर्ट ये दोनों कहाँ मिले थे, ये साउथ कैरोलिना की जो जेल थी, प्रिजन थी, उसमें ये दोनों मिले थे। तो ये एक फैक्ट है, ये एक सच है। अब देखते हैं 7th स्टेटमेंट, यहाँ देखिए क्या लिखा है, चीफ ब्राउन्स हंच वॉज दैट डेवनपोर्ट एंड नोलन डिसाइडेड टू हाइड द लूट अंटिल थिंग्स कूल डाउन, यानी कि चीफ ब्राउन का ये अंदाज़ा था, उन्हें ये लगता था कि डेवनपोर्ट और नोलन ने ये डिसाइड किया था कि लूट की जो ज्वेलरी थी उसको वो छुपा देंगे, हाइड कर देंगे जब तक कि मामला ठंडा ना पड़ जाए। तो ये उनका अंदाज़ा था, तो इसको हम ओपिनियन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर अलग अलग लोगों की बात की जाए तो अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते थे इस बारे में। ये कोई फैक्ट नहीं था, ये चीफ ब्राउन का एक हंच, उनका एक अंदाज़ा था, तो इसके लिए हम लिखेंगे ओपिनियन। अब देखते हैं 8th स्टेटमेंट, नोलन रोट अ 4 words कोड टू टेल डेवनपोर्ट वेयर ही हैड हिडन द स्टोलन ज्वेलरी, यानी कि नोलन ने 4 words का, 4 शब्दों का एक कोड लिखा था, एक हिडन लैंग्वेज में उसने लिखा था डेवनपोर्ट को बताने के लिए कि जो चुराई गई ज्वेलरी है उसको कहाँ छुपाया है। तो ये एक फैक्ट है, क्योंकि उसने 4 शब्दों का एक कोड वाकई में लिखा था, तो ये एक सच है, ये एक फैक्ट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फैक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, कंप्लीट द टेबल बाय चूजिंग द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ लेरोय गिवन इन द बॉक्स बिलो। देखिए यहाँ पर आपको ये टेबल दी गई है और इसमें ये जो ट्रेट्स है, ट्रेट्स मतलब उसकी जो क्वालिटीज़ है लेरोय की, वो यहाँ पर हमें लिखनी है। और क्या क्या क्वालिटीज़ दी गई हैं वो यहाँ पर ये अलग अलग दी गई हैं हमें, ये ठीक है, ये क्वालिटीज़ हमें दी गई है। इनमें से कौन सी क्वालिटी कहाँ पर फिट बैठती है, कहाँ लिखनी है, वो हमें अब देखना है, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन में ये कहा गया है यहाँ पर हमसे, कंप्लीट द टेबल बाय चूजिंग द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ लेरोय गिवन इन द बॉक्स बिलो, देयर इज एन एक्स्ट्रा वर्ड दैट यू डू नॉट नीड। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ड दिया गया है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, और एक एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पर करके भी दिखाया गया है, जैसे कि लिखा हुआ है ना नॉलेजेबल, इसको भी अभी हम पढ़ेंगे। अच्छा ध्यान से देखिए यहाँ कितनी जो है ट्रेट्स यानी कि क्वालिटीज़ बताई गई है। पहली है क्लेवरनेस, दूसरी है नॉलेजेबल,
तीसरी ऐसे होगी, देखिए कीन लिसनर, ये एक साथ आएगा, फिर है जेंटल और फिर है हम्बल। तो टोटल कितनी हुई, 1 2, ये कीन लिसनर मिलाकर आपकी 3 हो गई, ये चौथी हो गई, ये पांचवी हो गई। इसीलिए कहा गया था कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ड है। ठीक है, अब इसको हम ध्यान से देखेंगे और देखेंगे कौन सी जो भी हमें स्टेटमेंट्स दी गई है, टेक्सचुअल एविडेंसेस दिए गए हैं, यानी बुक में से ही हमें लेरॉय के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई है, उसके हिसाब से यहाँ पर हमें ट्रेड्स लिखनी है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ही रेड मोर बुक्स देन एनीवन इन इडाविल एंड ही नेवर फॉरगॉट अ फैक्ट, यानी कि जो लेरॉय था उसने इडाविल में रहता था, तो वहाँ पर किसी के भी कंपैरिजन में इसने ज़्यादा बुक्स पढ़ी थी और ये कभी भी कोई भी फैक्ट कभी भी भूला नहीं था। तो यहाँ पर कौन सी ट्रेट, कौन सी क्वालिटी नज़र आती है, नॉलेजेबल, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है नॉलेजेबल। अब देखते हैं सेकंड। एनसाइक्लोपीडिया नेवर स्पोक ऑफ द हेल्प ही गेव हिज फादर, यानी कि एनसाइक्लोपीडिया जो अपने फादर की हेल्प करता था उसके बारे में उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया था। ही डिडेंट वॉन्ट टू सीम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज़, और वो दूसरे लड़कों से अलग नहीं दिखना चाहता था। तो इससे हमें कौन सी क्वालिटी पता चलती है, हम्बल के जो ये इंसाइक्लोपीडिया था ये बहुत ही हम्बल था, बहुत ही विनम्र था। देखिए होने को तो ये भी हो सकता था कि वो सबको बताता रहता, देखो मेरा दिमाग कितना तेज़ है, मैं तो अपने फादर की हेल्प करता हूँ, जो केस कोई सोल्व नहीं कर पाता वो मैं सोल्व करवा देता हूँ, लेकिन उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, किसी को कुछ नहीं बताया। इससे पता चलता है कि वो बहुत ही हम्बल था, यानी कि विनम्र था। अब ज़रा थर्ड देखते हैं। एनसाइक्लोपीडिया सेट क्वाइटली, जैसा कि स्टोरी में हमने पढ़ा था कि एनसाइक्लोपीडिया शांति के साथ बैठा हुआ था। ही न्यू हिज मदर एंड फादर वर डिस्कसिंग द केस फॉर हिज बेनिफिट, और वो ये जानता था कि उसके मदर और फादर केस को जो डिस्कस कर रहे हैं वो उसके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। देखिए हमने स्टोरी में भी आपको बताया था कि जब ये बैठे हुए थे तो जो एनसाइक्लोपीडिया था शांति से अपने मदर और फादर के डिस्कशन को सुन रहा था, और वो इसलिए इसके सामने डिस्कशन कर रहे थे ताकि ये केस को अच्छी तरह से समझ जाए। तो ये बड़े ध्यान से सुन रहा था उनकी बातों को। तो इससे कौन सी क्वालिटी पता चलती है, कीन लिसनर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कीन लिसनर। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, कीन लिसनर। इसके बाद देखते हैं फोर्थ। यूजली ही नीडेड टू आस्क ओनली वन क्वेश्चन टू सॉल्व अ केस बिफोर डेजर्ट। डेजर्ट जैसा कि आपको रीडिंग वीडियो में मैंने आपको बताया था कि खाने के बाद जो मिठाई लेते हैं उसको, मीठा लेते हैं जो खाने के बाद, उसको डेजर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया कि जो ये एनसाइक्लोपीडिया था, जो ये लेरॉय था, इसको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत होती थी और उसी से ये पूरा केस सॉल्व कर देता था डेजर्ट खाने से पहले ही। तो इससे इसकी कौन सी क्वालिटी पता चलती है, इससे पता चलती है क्लेवरनेस, यानी कि बहुत ही तेज़ दिमाग वाला था, बहुत ही होशियार था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लेवरनेस, यहाँ से इसकी क्लेवरनेस का पता चलता है। अब हम देखेंगे लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, जो कि पेज नंबर 108, 109 और 110 पे दिया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब यहाँ पर हमें इसी स्टोरी में से, इसी चैप्टर में से 2 एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं और उन दोनों एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमें देने हैं। तो पहला एक्सट्रैक्ट देखते हैं जो कि इसी स्टोरी से हमें दिया गया है। देखिए, चीफ ब्राउन वुड हैव लाइक टू टेल एवरीवन अबाउट हिज ओनली चाइल्ड, यानी कि चीफ ब्राउन चाहते थे, उन्हें अच्छा लगता कि वो चाहते थे कि वो सबको अपने बेटे के बारे में बताएं। और ये सब चीज़ें हमने चैप्टर की रीडिंग वीडियो में भी देखी थी। बट हु वुड बिलीव हिम, लेकिन कौन उनका विश्वास करता। हु वुड बिलीव दैट द बेस्ट डिटेक्टिव अलाइव वॉज एन 8th ग्रेडर, कौन ये विश्वास करता कि जो सबसे बेस्ट, जो सबसे बढ़िया जो डिटेक्टिव है वो एक 8th क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का है। सो ही सेड नथिंग, इसलिए उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं बताया अपने बेटे के बारे में। अब आगे देखते हैं। एनसाइक्लोपीडिया नेवर स्पोक ऑफ द हेल्प ही गेव हिज फादर, और जो बेटा था एनसाइक्लोपीडिया यानी कि लेरॉय, उसने भी कभी किसी को ये नहीं बताया कि किस तरीके से वो अपने फादर की मदद करता है केस सुलझाने में। ही डिडेंट वॉन्ट टू सीम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज़, और वो दूसरे लड़कों से अलग नहीं दिखना चाहता था, वो खुद को स्पेशल नहीं दिखाना चाहता था। तो ये उसकी हम्बलनेस, उसकी विनम्रता को दिखाता है। बट देर वॉज नथिंग ही कुड डू अबाउट हिज निकनेम, लेकिन वो अपने इस निकनेम एनसाइक्लोपीडिया के लिए कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि दिमाग उसका बहुत तेज़ था, बहुत इन्फॉर्मेशन स्टोर होती थी, बहुत सी चीज़ों के आंसर वो फटाफट दे देता था। तो इस चीज़ के लिए वो कुछ नहीं कर सकता था। लोग उसको एनसाइक्लोपीडिया कहते थे, और उसकी तेज़ बुद्धि की वजह से, उसकी इतनी जो इन्फॉर्मेशन थी दिमाग में उसकी वजह से। ही वॉज स्टक विद इट, यानी कि जो नाम था एनसाइक्लोपीडिया वो उसके साथ जुड़ गया था। अब आगे देखिए। ओनली हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स कॉल्ड हिम बाय हिज रियल नेम लेरॉय, ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, ये वही चीज़ यहाँ पर दी गई है
कि सिर्फ उसके पेरेंट्स और उसके टीचर ही उसको उसके असली नाम से बुलाते थे, लेरॉय नाम से, ठीक है। एवरीवन एल्स कॉल्ड हिम एनसाइक्लोपीडिया, और बाकी सभी लोग उसको एनसाइक्लोपीडिया ही कहते थे। इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन। यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दिया गया है जिसको कंप्लीट करना है सुटेबल रीजन के साथ। अ चीफ ब्राउन्स डायलेमा कैन बी कॉल्ड यूनिक बिकॉज, यानी कि जो चीफ ब्राउन थे, इनका जो डायलेमा था, इनकी जो उलझन थी कि उनका बेटा उनके केस सुलझाने में इतनी मदद करता था, वो जो केस इतने मुश्किल होते थे जो कोई भी सोल्व नहीं कर पाता था, वो उनका 8th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा सोल्व कर देता था, उनका बेटा। तो ये जो उनकी उलझन थी कि वो सबको बताना चाहते थे लेकिन बता नहीं पाते थे, ये उनका डायलेमा, ये उनकी उलझन यूनिक थी, थोड़ी खास थी। क्योंकि अब क्योंकि के बाद यहाँ पर आप क्या लिखेंगे वो हमने यहाँ बताया है। बिकॉज के बाद आप लिखेंगे ही हैड द बेस्ट डिटेक्टिव इन द वर्ल्ड एज अ सन, यानी कि उनका जो डायलेमा था वो बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि उनका जो बेटा था वो दुनिया का सबसे बेस्ट डिटेक्टिव था। बट नो वन वुड बिलीव दैट एन 8th ग्रेडर कुड सॉल्व केसेस, लेकिन कोई भी ये विश्वास नहीं करता कि 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला एक लड़का इन केसेस को सॉल्व कर सकता था। तो ये उनके मन में उलझन थी, डायलेमा था कि वो बताना तो चाहते थे लेकिन कोई विश्वास नहीं करता इस बात पे। अब देखते हैं इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड जो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट व्हाई एनसाइक्लोपीडिया नेवर स्पोक ऑफ द हेल्प ही गेव हिज फादर। यानी कि जैसा कि हमने ऊपर एक्सट्रैक्ट में भी पढ़ा कि एनसाइक्लोपीडिया यानी कि लेरॉय ने कभी किसी को ये नहीं बताया कि मैं अपने फादर की मदद करता हूँ केसेस को सॉल्व करने में। इससे हमें एनसाइक्लोपीडिया के बारे में क्या पता चलता है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उन ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन, ही इज़ शाय, कि वो शर्मिला था, एंड लैक कॉन्फिडेंस इन हिज एबिलिटीज़ टू शेयर हिज इंसाइट्स, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी थी कि वो अपनी एबिलिटीज़ को शेयर कर पाता। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है। बी पार्ट, बी ऑप्शन देखते हैं, ही वॉन्ट्स टू अवॉइड द जेलसी अदर्स माइट फील अबाउट हिज स्किल्स, यानी कि क्या वो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहता था कि अगर मैं सबको ये बता दूंगा तो सब मुझसे जेलसी करने लग जाएंगे मेरी स्किल्स की वजह से। ये ऑप्शन भी सही नहीं है। सी ऑप्शन देखते हैं, ही डिज़ायर्स टू ब्लेंड विद अदर बॉयज़, ब्लेंड मतलब वो घुल मिल के रहना चाहता था दूसरे लड़कों के साथ, टू प्रिवेंट सीमिंग डिफरेंट, और वो डिफरेंट नहीं दिखना चाहता था। तो यही ऑप्शन सही है, क्योंकि वो चाहता था कि वो जैसे नॉर्मल दूसरे लड़के होते हैं उन्हीं की तरह उनमें घुल मिल के रहे, और उनमें वो स्पेशल या डिफरेंट नज़र नहीं आना चाहता था। इसी वजह से उसने कभी किसी को ये नहीं बताया कि मैं अपने फादर के इतने मुश्किल केसेस सोल्व करने में उनकी मदद करता हूँ। अब सी ऑप्शन ही सही है, जो हमें पता चल गया है। फिर भी डी ऑप्शन को देख लेते हैं, ही इज़ एम्बेरस्ड अबाउट बीइंग स्मार्टर देन मोस्ट एडल्ट्स अराउंड हिम, यानी कि उसको ये बड़ा एम्बेरसिंग लगता था कि मैं अपने आसपास के इतने जो बड़े लोग हैं उनसे भी ज़्यादा स्मार्टर हूँ। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो आप यहाँ आंसर में लिखेंगे। ऑप्शन सी क्या है वो यहाँ हमने लिख दिया है, ही डिज़ायर्स टू ब्लेंड विद अदर बॉयज़ टू प्रिवेंट सीमिंग डिफरेंट, कि वो दूसरे लड़कों के साथ घुल मिल के रहना चाहता था और डिफरेंट नहीं नज़र आना चाहता था, इसलिए उसने कभी किसी को ये बात नहीं बताई कि मैं अपने फादर की मदद करता हूँ ये केसेस सॉल्व करने में। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन देखिए, द पेरेंट्स चूज नॉट टू कॉल दियर सन एनसाइक्लोपीडिया, यानी कि जो पेरेंट्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने बेटे को एनसाइक्लोपीडिया नहीं बुलाएंगे। सेलेक्ट द रीज़न दैट इज़ फॉल्स, यहाँ पर हमें वो रीज़न बताना है जो कि फॉल्स है, यानी कि गलत है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ध्यान से देखिए। पहला ए ऑप्शन देखते हैं, फॉर देम ही इज़ मोर देन हिज यूनिक एबिलिटीज़, यानी कि उनका बेटा उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी था उसकी एबिलिटीज़ के बजाय, यानी कि वो ये नहीं देख रहे थे कि हमारे बेटे में कितनी एबिलिटीज़ है, कितना इसका दिमाग तेज है, नहीं, वो उनके लिए इससे कहीं ज़्यादा था। ही इज़ देयर चाइल्ड, यानी कि वो उनका बेटा था, उनका बच्चा था, विद अ पर्सनल आइडेंटिटी, और उसकी अपनी एक आइडेंटिटी थी। तो ये रीज़न तो बिल्कुल सही है, तो ये रीज़न तो हमें नहीं लेना, हमें तो फॉल्स गलत रीज़न लेना है। ये रीज़न तो सही है तो इसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि उनके लिए वो उसमें अपना बेटा ही देखते थे, वो उसको ऐसे नहीं देखते थे कि ये इतनी इन्फॉर्मेशन है इतनी जल्दी आंसर दे देता, नहीं, उनके लिए वो नॉर्मल उनके बच्चे की तरह ही था, बस वो उसको अपने बेटे को एक नॉर्मल बेटे की तरह ही ट्रीट करते थे। तो ये रीज़न तो सही है। बी ऑप्शन देखते हैं, कॉलिंग हिम बाय हिज रियल नेम रिफ्लेक्ट्स दियर अफेक्शन, यानी कि क्योंकि वो अपने बेटे को रियल नेम से लेरॉय के नाम से ही बुलाते थे,
तो इससे उनका प्यार दिखाई देता है कि वो उनका जो प्यार था अपने बेटे के लिए वो नज़र आता है। एंड द डिज़ायर टू एक्नॉलेज हिम एज एन ऑर्डिनरी बॉय, और इससे ये भी पता चलता है कि वो उसको ऑर्डिनरी बॉय की तरह ही ट्रीट करना चाहते थे। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही है, ये तो वही रीज़न हुए, दो ऊपर के दो रीज़न हमने पढ़े, ये तो वही रीज़न है। इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया था हम इसको इंसाइक्लोपीडिया नहीं बुलाएंगे बल्कि जो रियल नेम है उसी नाम से बुलाएंगे, यानी कि लेरोय के नाम से। अब ज़रा सी पार्ट देखते हैं। दे वॉन्ट हिम टू बी रिमेंबर्ड एज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स अराउंड, यानी कि वो इसको एक डिफरेंट तरीके से याद रखना चाहते थे। उसको इंसाइक्लोपीडिया नहीं जो बुलाया उन्होंने बल्कि उसके रियल नाम से बुलाते थे। तो इसका रीज़न अगर हम सी के हिसाब से देखें ना, तो पता है आपको सी के हिसाब से देखें तो क्या रीज़न बन रहा है, इसको एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। दे वॉन्ट हिम टू बी रिमेंबर्ड एज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स अराउंड, यानी कि वो चाहते थे कि उनका बेटा जो आसपास के और लोग हैं उनसे डिफरेंट लगे, डिफरेंट फील हो। लेकिन ये रीज़न सही नहीं है, ऐसा तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो हमें जो ऑप्शन चाहिए था वो गलत वाला, फॉल्स वाला देखना था, और यही वो ऑप्शन है जो कि फॉल्स है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑप्शन सी, दे वॉन्ट हिम टू बी रिमेंबर्ड एज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स अराउंड, कि वो उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना चाहते थे, डिफरेंट तरीके से दिखाना चाहते थे बाकियों के हिसाब से। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो तो उसको एक नॉर्मल ऑर्डिनरी बॉय की तरह ही ट्रीट करना चाहते थे। तो सी ऑप्शन ही फॉल्स है, तो इसी को यहाँ पर हमने लिखा है। यानी कि ये वो रीज़न बिल्कुल भी नहीं है जिसकी वजह से उन्होंने अपने बेटे को उसके रियल नाम से ही बुलाया, इंसाइक्लोपीडिया कभी नहीं कहा, ये वो रीज़न नहीं है। अब हम आते हैं इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड फोर्थ पार्ट पे। देखिए, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फैक्ट दैट लेरॉय वॉज स्टक विद द नेम इंसाइक्लोपीडिया, यानी कि जब राइटर ये कहता है कि लेरॉय के साथ ये जो नाम उसके साथ जुड़ गया था इंसाइक्लोपीडिया, तो इससे राइटर का क्या मतलब है ये हमें बताना है। तो इसके आंसर में हमने लिखा, द राइटर मीन्स दैट लेरॉय कुड नॉट अवॉइड और चेंज द निकनेम इंसाइक्लोपीडिया गिवन टू हिम बाय अदर्स, यानी कि राइटर का ये कहना था, उसका ये मतलब था कि लेरॉय इसको अवॉइड नहीं कर सकता था और चेंज भी नहीं कर सकता था। ये जो निकनेम उसके साथ जुड़ गया था जो कि दूसरे लोगों ने उसको दिया था, इंसाइक्लोपीडिया का जो नाम दिया था, इसको वो चेंज नहीं कर सकता था। डिस्पाइट नॉट वांटिंग टू बी सीन एज डिफरेंट, इसके बावजूद कि वो डिफरेंट दिखना नहीं चाहता था, यानी कि वो चाहता नहीं था कि मेरे को इंसाइक्लोपीडिया बोला जाए, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस, उसकी जो इन्फॉर्मेशन दिमाग में स्टोर रहती थी, वो जो फटाफट से आंसर दे देता था मुश्किल क्वेश्चंस के भी, तो ये नाम उसको मिल गया और वो इसमें अब कुछ नहीं कर सकता था, हालांकि वो ये चाहता नहीं था। ही वॉज स्टक विद इट बिकॉज इट हैड बिकम वाइडली नोन एंड एसोसिएटेड विद हिम, और लेकिन ये नाम उसके साथ जुड़ गया था, स्टक हो गया था, क्योंकि सब लोगों को ये पता चल गया था कि बहुत इंटेलिजेंट है, इसकी बुद्धि बहुत तेज़ है, बहुत ही तेज़ दिमाग है। तो इस वजह से ये जो नाम था वो उसके साथ जुड़ गया, इसीलिए लिखा है एंड एसोसिएटेड विद हिम, इसी वजह से ये नाम उसके साथ जुड़ गया। अब इसके बाद सेकंड एक्सट्रैक्ट देखते हैं जो कि इसी चैप्टर से हमें दिया गया है। चीफ ब्राउन स्टडीड द 4 वर्ड्स, चीफ ब्राउन ने 4 शब्द पढ़े, NOM नोम, UTES यूटेस, स्वीडन और हर्ट्स। ही शुक हिज हेड, और उन्होंने अपना सर इस तरीके से हिलाया कि जिससे पता चल गया उनको समझ नहीं आया इसका मतलब चारों शब्दों का। एंड पास द नोटबुक टू मिसेस ब्राउन अगेन, और उन्होंने अपनी वाइफ को, मिसेस ब्राउन को फिर से नोटबुक दे दी। कैन यू फिगर इट आउट, और फिर उनसे कहा कि क्या तुम्हें कुछ समझ में आता है इसको पढ़ के। अब देखिए मिसेस ब्राउन ने क्या कहा, ये सब चीज़ें हमने रीडिंग वीडियो में भी पढ़ी थी। तो मिसेस ब्राउन कहती हैं NOM नोम इज़ अ शॉर्टनिंग ऑफ नॉमिनेटिव, यानी कि जो NOM नोम है ये नॉमिनेटिव का शॉर्ट फॉर्म है जो कि ग्रामेटिकल टर्म होता है। स्टेटेड मिसेस ब्राउन ने कहा, हु हैड टॉट इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स इन हाई स्कूल, जो कि इंग्लिश और दूसरे सब्जेक्ट पढ़ा चुकी थी हाई स्कूल में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो दूसरा शब्द है उसके लिए क्या कहा, UTES यूटेस इज़ एन अमेरिकन इंडियन ट्राइब, ये एक अमेरिकन इंडियन ट्राइब होती है। उसके बाद स्वीडन इज़ अ कंट्री इन नॉर्दर्न यूरोप, ये उन्होंने बताया। और जो चौथा शब्द था हर्ट्स इज़ हर्ट्स, उन्होंने कहा कि हर्ट का मतलब तो हर्ट ही होता है। अब उसके बाद शी लिफ्टेड हर गेज टू एनसाइक्लोपीडिया एंड शुक हर हेड, यानी कि उन्होंने नज़रें उठाकर अपने बेटे एनसाइक्लोपीडिया की तरफ देखा एंड शुक हर हेड, और उन्होंने भी अपना सर कुछ इस तरीके से लाया जिससे पता चल गया कि उनको भी ये समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने क्या कहा, आई कांट फिगर इट आउट, शी कन्फेस्ड, उन्होंने स्वीकार किया कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। यानी उन्होंने क्या किया था, कुछ ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो समझ गई थी कि इनका ये मतलब नहीं है, इसका कुछ और ही मतलब है। अब उसके बाद देखिए कि एनसाइक्लोपीडिया ने क्या कहा, डेवेनपोर्ट डिसअपियर्ड राइट आफ्टर द होल्ड अप, एनसाइक्लोपीडिया रिमाइंडेड हर, तब एनसाइक्लोपीडिया ने अपनी मदर को, मिसेस ब्राउन को याद दिलाया कि डेवेनपोर्ट रूट के बाद, होल्ड अप का मतलब क्या होता है, रूटना, रूट के बाद जो डेवेनपोर्ट था वो एकदम से गायब हो गया था। उसने अपनी मदर को ये बात याद दिलाई।
तो ये तो हमने चैप्टर की रीडिंग वीडियो में भी पढ़ा था कि जब ज्वेलरी को लूटा गया था तो इस लूट के बाद जो डेवेनपोर्ट था वो कहीं छुप गया था, या कह सकते हैं कि कहीं भाग गया था। अब इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज चीफ ब्राउन्स रिएक्शन ऑफ शेकिंग हिज हेड सजेस्ट अबाउट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द 4 वर्ड्स। यानी कि उन 4 शब्दों को पढ़ने के बाद जिस तरीके से चीफ ब्राउन ने अपने सर को हिलाया, इससे हमें क्या पता चलता है उनके बारे में कि उनको क्या समझ आया था। तो ए ऑप्शन देखते हैं, ही इज़ कॉन्फिडेंट दैट द वर्ड्स आर अ क्लू, यानी कि वो कॉन्फिडेंट थे कि जो वर्ड्स है वो क्लू है। क्या तो इनके रिएक्शन से क्या ये पता चलता है? नहीं, रिएक्शन, ये जो उनका रिएक्शन था वो रिएक्शन ये नहीं बता रहा था कि वो कॉन्फिडेंट है कि ये जो वर्ड्स है ये क्लू हैं। वो तो उनको वैसे ही पता था कि 4 शब्दों में कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ है, लेकिन क्या छुपा हुआ उनको पता नहीं था। और उन्होंने जब उन 4 शब्दों को पढ़ा, समझने की कोशिश की, तो जिस तरीके से उन्होंने अपना सर हिलाया उसका ये मतलब तो नहीं था। बी ऑप्शन देखते हैं, ही इज़ कन्फ्यूज्ड अनेबल टू मेक सेंस ऑफ द वर्ड्स। तो इनका जो रिएक्शन था वो ये था, तो उससे ये पता चलता है बी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है कि उनके इस रिएक्शन से, यानी कि जब उन्होंने चारों शब्दों को पढ़ा तो इस तरीके से अपना सर हिलाया, इससे पता चलता है कि वो कंफ्यूज थे और वो उन वर्ड्स की कोई सेंस नहीं बना पा रहे थे, इस वजह से उन्होंने इस तरीके से सर हिलाया था। तो बी ऑप्शन सही है, सी और डी भी पढ़ लेते हैं। ही बिलीव्स द वर्ड्स आर रैंडम एंड मीनिंगलेस, यानी कि उनको ये विश्वास था कि वर्ड्स ऐसे ही लिख दिए गए हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, ये भी नहीं है इसका रीज़न। और डी ऑप्शन डी, ही थिंक्स द वर्ड्स आर अनरिलेटेड टू द केस, यानी उनको ये लगता था कि ये जो वर्ड्स है इनका इस केस से कोई रिलेशन नहीं है, ये भी रीज़न नहीं है। रीज़न है बी, ऑप्शन बी, ही इज़ कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज हो गए। अनेबल टू मेक सेंस ऑफ द वर्ड्स, क्योंकि वो उन वर्ड्स से कोई सेंस, उनका मीनिंग नहीं पता कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इस तरीके से फ्रस्ट्रेशन में सर हिलाया था। अब इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब एक स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। मिसेस ब्राउन एक्सप्लेन द एक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स रैदर दैन डिकोडिंग द हिडन मैसेज बिहाइंड दैम, यानी कि मिसेस ब्राउन ने ये जो 4 वर्ड्स थे, जो 4 कोड वर्ड्स थे, इनका एक्चुअल मीनिंग तो बताया, लेकिन इनके अंदर जो मैसेज छुपा हुआ था, जो हिडन मैसेज था, वो डिकोड नहीं कर पाई, उसको वो सुलझा नहीं पाई। जैसे कि हमने यहाँ ऊपर देखा भी था, एक बार फिर से देख लेते हैं। उन्होंने क्या क्या बताया था, जैसे कि उन्होंने नॉम का क्या बताया था कि नॉमिनेटिव जो कि ग्रामेटिकल टर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। फिर उन्होंने यूटेस का क्या बताया था, अमेरिकन इंडियन ट्राइब है, स्वीडन एक कंट्री है यूरोप में, और हर्ट का मतलब उन्होंने बताया हर्ट ही होता है। तो इस तरीके से उन्होंने ट्रांसलेट तो कर दिया, लेकिन जो हिडन मैसेज छुपा हुआ था इन 4 वर्ड्स में वो नहीं बता पाई थी। और स्टेटमेंट यही लिखी हुई है कि मिसेस ब्राउन एक्सप्लेन द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स, यानी कि मिसेस ब्राउन ने इन इंडिविजुअल वर्ड्स के एक्चुअल मीनिंग तो बता दिए, रैदर दैन डिकोडिंग द हिडन मैसेज बिहाइंड दैम, लेकिन वो इन वर्ड्स के पीछे जो हिडन मैसेज था उसको नहीं बता पाई, उसको नहीं सुलझा पाई। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जो इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड है। व्हाट डज मिसेस ब्राउन्स इनएबिलिटी टू डिकोड द वर्ड्स सजेस्ट अबाउट द मैसेज, यानी कि मिसेस ब्राउन भी इन 4 वर्ड्स के अंदर छुपे हुए मैसेज को समझ नहीं पाई, इससे हमें इस मैसेज के बारे में क्या पता चलता है। तो इसके आंसर में देखिए हमने क्या लिखा, मिसेस ब्राउन्स इनएबिलिटी टू डिकोड द वर्ड्स सजेस्ट दैट द मैसेज वॉज मोर कॉम्प्लेक्स, यानी कि इससे ये पता चलता है कि मिसेस ब्राउन भी डिकोड नहीं कर पाई, जबकि वो खुद इतने टीचर रही हैं, लेकिन फिर भी वो डिकोड नहीं कर पाई इन वर्ड्स को, इस मैसेज को। इससे पता चलता है कि जो मैसेज था ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा गया था, मुश्किल तरीके से लिखा गया था, कह सकते हैं घुमा के लिखा गया था। एंड रिक्वायर्ड अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, और इसके लिए एक डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग की ज़रूरत थी, अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत थी, तभी पता चल सकता था कि इन शब्दों में क्या रहस्य छुपा हुआ है। द वर्ड्स वर पार्ट ऑफ अ कोड, ये जो वर्ड्स थे ये कोड का पार्ट थे, नॉट जस्ट देयर लिटरल मीनिंग्स, यानी कि अगर आप इनका लिटरल मीनिंग देखेंगे, एग्जैक्ट इनको ट्रांसलेट करेंगे तो आपको इसके पीछे का रहस्य समझ नहीं आ सकता था। एंड शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द कनेक्शन बिटवीन दैम, और उन चारों शब्दों के बीच में क्या कनेक्शन था, जब तक वो इसको नहीं समझ पाती वो बता भी नहीं सकती थी कि इसका क्या मतलब था, क्योंकि वो इंडिविजुअली ले रही थी, अलग अलग इन शब्दों को ले रही थी और उनको ट्रांसलेट कर रही थी। जबकि हमने चैप्टर की रीडिंग वीडियो में देखा था कि जो चारों वर्ड्स थे ये आपके जो वीक के जो डेज होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड थे, तो वो इनको रिलेट करके कनेक्ट करके नहीं देख पा रही थी, जिसकी वजह से वो रहस्य नहीं समझ पाई, इन 4 शब्दों के बीच के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ उनको पता नहीं चला। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड है,
कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सुटेबली। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया जिसको कंप्लीट करना है और 3 ऑप्शन दिए गए, उसमें से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखिए सेंटेंस क्या है। द पर्पज़ ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज रिमाइंडर इन द लास्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट वॉज टू। जैसा कि ऊपर एक्सट्रैक्ट में हमने देखा था कि यहाँ एंड में, एक्सट्रैक्ट के एंड में जो एनसाइक्लोपीडिया है उसने अपनी मदर को कुछ रिमाइंड कराया था, कुछ याद करवाया था। और क्या कहा था? डेवेनपोर्ट डिसअपियर्ड राइट आफ्टर द होल्ड अप, एनसाइक्लोपीडिया रिमाइंडेड हर। एनसाइक्लोपीडिया ने अपनी मदर को रिमाइंड कराया था कि रूट के बाद जो डेवेनपोर्ट था वो तुरंत गायब हो गया था, कहीं भाग गया था। तो ये उसने क्यों कहा? अब इसका जो आंसर है वो इसके आगे हम क्या लिखें, इसको कंप्लीट कैसे करें? तो इसमें पहला ऑप्शन रीफोकस द डिस्कशन ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्राइम, यानी वो ये कहना चाह रहा था कि जो आपका डिस्कशन है इसको वापस से हम फोकस करते हैं कि क्राइम का कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्राइम का रीज़न क्या है। तो ये तो ऑप्शन सही नहीं लग रहा। दूसरा देखते हैं, सजेस्ट दैट द कोडेड मैसेज वॉज मेंट फॉर डेवेनपोर्ट, क्या वो ये कहना चाह रहा था कि कोडेड मैसेज जो है ये डेवेनपोर्ट के लिए है? और थर्ड, इम्प्लाई दैट द मैसेज वॉज लाइकली ए क्लू अबाउट द लोकेशन ऑफ द स्टोलन ज्वेलरी, यानी कि ये अपनी मदर को वो याद दिला के कि क्या रूट के बाद डेवेनपोर्ट गायब हो गया था। इसके द्वारा वो ये बताना चाह रहा था कि जो मैसेज जो एक क्लू में छुपा हुआ है वो उस चुराई गई ज्वेलरी की लोकेशन के बारे में है। तो यही सही ऑप्शन है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर आप ये जो थर्ड ऑप्शन है इसको लिखेंगे, इम्प्लाई दैट द मैसेज वॉज लाइकली ए क्लू अबाउट द लोकेशन ऑफ द स्टोलन ज्वेलरी। अब इसको ज़रा एक साथ पढ़ते हैं, उसके बाद इसकी सेंस बनेगी। द पर्पज़ ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज रिमाइंडर इन द लास्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट was to imply that the message was likely a clue about the location of the stolen jewelry, यानी कि एक्सट्रैक्ट के एंड में जो एनसाइक्लोपीडिया ने अपने मदर को रिमाइंड कराया वो इसलिए था, वो इस चीज़ को दिखाता है कि जो क्लू में जो मैसेज छुपा हुआ था, दैट द मैसेज वॉज लाइकली अ क्लू, कि वो जो मैसेज था वो एक क्लू की तरह था और उसमें लोकेशन छुपी हुई थी उस चुराई गई ज्वेलरी की। तो जब उसने अपनी मदर को ये रिमाइंड कराया तो वो यही कहना चाह रहा था कि ये जो शब्द दिए गए हैं ना, इनको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, इनसे हमें लोकेशन पता चल जाएगी और ये पता चल जाएगा कि वो चुराई गई ज्वेलरी कहाँ छुपाई गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिनके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोलन एंड डेवेनपोर्ट वर वेरी क्लोज, यानी कि नोलन और डेवेनपोर्ट बहुत क्लोज थे। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, तो इसी टेक्स्ट से यानी कि इसी स्टोरी से हमें कोई ऐसा एविडेंस दिखाना है जिससे कि इस स्टेटमेंट को सपोर्ट मिले कि नोलन और डेवेनपोर्ट बहुत क्लोज थे। तो इसके आंसर में देखिए हमने क्या लिखा, नोलन एंड डेवेनपोर्ट वर वेरी क्लोज, नोलन और डेवेनपोर्ट बहुत क्लोज थे। एज दे बिकेम फ्रेंड्स वाइल इन प्रिजन ड्यू टू शेयर्ड इंटरेस्ट, और ये भी हमने स्टोरी में पढ़ा था कि जब वो जेल में थे तो वहाँ पर वो एक दूसरे से मिले थे और वहाँ पर वो दोस्त बन गए थे क्योंकि उनके शेयर्ड इंटरेस्ट थे, यानी कि दोनों का जो विचार थे, दोनों की जो सोच थी वो एक जैसी थी। नोलन ऑल्सो लेफ्ट एवरीथिंग ही ओन्ड इंक्लूडिंग हिज पाम ट्री नर्सरी टू डेवेनपोर्ट इन हिज विल शोइंग हाउ क्लोज दे वर। इसका ये मतलब है कि नोलन ने अपना सब कुछ, जो कुछ भी नोलन के पास था, इंक्लूडिंग उसकी जो पाम ट्री नर्सरी थी, वो भी उसने अपनी विल में डेवेनपोर्ट के नाम लिख दी थी कि मेरे मरने के बाद डेवेनपोर्ट को ये सब चीज़ें मिल जाए। शोइंग हाउ क्लोज दे वर, इससे पता चलता है कि वे दोनों कितने क्लोज थे। इसीलिए मरने से पहले नोलन ने जो विल लिखी थी उसमें वो अपना सब कुछ डेवेनपोर्ट के नाम पे कर गया था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, वाई डिड डेवेनपोर्ट डिसअपियर राइट आफ्टर द ज्वेलरी होल्ड अप, यानी कि जब ज्वेलरी को लूटा गया तो उसके तुरंत बाद डेवेनपोर्ट गायब क्यों हो गया था, कहीं छुप क्यों गया था। वट माइट हिज प्लान हैव बीन इफ नोलन हैड नॉट डाइड, अगर नोलन नहीं मरता तब फिर डेवेनपोर्ट का क्या प्लान होता, ये भी हमें बताना है। यानी एक तो ये बताना है कि ज्वेलरी लूटने के तुरंत बाद डेवेनपोर्ट छुप क्यों गया था, गायब क्यों हो गया था, और अगर नोलन नहीं मरता तब डेवेनपोर्ट का क्या प्लान होता। ये दो चीज़ों के आंसर यहाँ पर, दो क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर हमें बताने हैं। तो इसके आंसर में हमने लिखा है डेवेनपोर्ट डिसअपियर्ड राइट आफ्टर द ज्वेलरी होल्ड अप टू अवॉइड बीइंग कॉट, यानी कि पकड़े जाने से बचने के लिए ज्वेलरी लूटने के तुरंत बाद जो डेवेनपोर्ट था वो गायब हो गया था। एज ही वॉज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग इन्वॉल्व, क्योंकि उसके ऊपर भी शक था कि वह इस ज्वेलरी की लूट में शामिल है। इफ़ नोहन हैड नॉट डाइड, अब ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया, अगर नोहन नहीं मरता
डेवेनपोर्ट वुड लाइकली हैव स्टेड हिडन अनटिल थिंग्स काम डाउन। तो जब तक कि मामला ठंडा ना पड़ जाता, जब तक कि मामला ठंडा नहीं पड़ जाता तब तक डेवेनपोर्ट कहीं छुपा रहता। हिज प्लान मे हैव बीन टू इवेंचुअली रीयूनाइट विद नॉर्डन। तो उसका प्लान ये हो सकता था, हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहे हैं इसलिए मैंने लिखा है हिज प्लान मे हैव बीन। तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसका ये प्लान होता कि फिर वो एक समय के बाद जब मामला ठंडा पड़ जाता तो आखिरकार वो नॉर्डन से मिलता एंड रिकवर द स्टोलन ज्वेलरी दे हैड हिडन। और उन्होंने जो ज्वेलरी ये छुपाई थी उसको वो वहाँ से रिकवर कर लेते, वापस ले लेते। या ऐसे कह के जहाँ पर उन्होंने ज्वेलरी छुपाई थी फिर ये दोनों मिलकर वहाँ से उस लूटी गई ज्वेलरी को निकाल लेते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया है। व्हाट डज मिसेस ब्राउन्स इंटरेस्ट इन द केस टेल्स अस अबाउट हर। यानी कि मिसेस ब्राउन, जिन्होंने, जैसा कि हमने इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में भी देखा था कि मिसेस ब्राउन ने इस केस में बहुत इंटरेस्ट दिखाया था, वो बहुत इंटरेस्ट ले रही थी इस केस में। इससे हमें उनके बारे में क्या पता चलता है ये हमें बताना है। तो इसके आंसर में हमने लिखा मिसेस ब्राउन्स इंटरेस्ट इन द केस शोज दैट शी इज़ क्यूरियस। यानी कि मिसेस ब्राउन का जो इंटरेस्ट है इस केस में, इससे हमें दिखता है, इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत ही क्यूरियस है, बहुत ही उत्सुक है, इंटेलिजेंट है एंड एंगेज्ड विद द सिचुएशन। और वो सिचुएशन के साथ एंगेज हो जाती है। इवन दो शी इज़ नॉट पार्ट ऑफ द पुलिस वर्क। हालांकि वो पुलिस वर्क का पार्ट नहीं है। शी लिसन्स केयरफुली, फिर भी वो बड़े ध्यान से केस को सुनती है एंड ट्राइज टू हेल्प, और हेल्प करने की कोशिश करती है। विच सजेस्ट, जिससे क्या पता चलता है, जिससे पता चलता है शी इंजॉयज सॉल्विंग प्रॉब्लम। इससे हमें ये पता चलता है कि जो मिसेस ब्राउन है उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्सप्लेन वाई चीफ ब्राउन वॉज प्राउड ऑफ हिज सन। यानी कि हमें ये बताना है कि जो चीफ ब्राउन थे उनको अपने बेटे पर गर्व क्यों था, ये हमें बताना है। तो इसके आंसर में देखिए हमने क्या लिखा। चीफ ब्राउन वॉज प्राउड ऑफ हिज सन बिकॉज डिस्पाइट बींग सो यंग encyclopedia was able to solve complex cases that even the police could not solve। अब इसको हम थोड़ा पार्ट्स में समझते हैं। चीफ ब्राउन वॉज प्राउड ऑफ हिज सन बिकॉज, यानी कि चीफ ब्राउन को अपने बेटे पर गर्व था क्योंकि डिस्पाइट बीइंग सो यंग, इतना यंग होने के बावजूद, एनसाइक्लोपीडिया जो उनका बेटा था जिसको कि एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता था, एनसाइक्लोपीडिया वॉज एबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स केसेस। यानी कि इतना यंग होने के बावजूद भी जो एनसाइक्लोपीडिया था, उनका जो बेटा था चीफ ब्राउन का बेटा, वो मुश्किल केसेस को भी सॉल्व कर लेता था दैट इवन द पुलिस कुड नॉट सॉल्व। जिन केसेस को पुलिस भी सॉल्व नहीं कर पाती थी उनको उनका बेटा एनसाइक्लोपीडिया सॉल्व कर लेता था, इसलिए उनको अपने बेटे पे गर्व था। हिज सन्स इंटेलिजेंस एंड टैलेंट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फिल्ड हिम विद एडमायरेशन एंड प्राइड। यानी कि उनके बेटे में जो इतनी इंटेलिजेंस थी और इतना जो टैलेंट था प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, इसकी वजह से जो चीफ ब्राउन थे, जो मिस्टर ब्राउन थे, उनके अंदर अपने बेटे के लिए एडमायरेशन और प्राइड था। यानी कि अपने बेटे को वो बहुत ही पसंद करते थे और अपने बेटे पर उन्हें गर्व था क्योंकि उनका बेटा बहुत इंटेलिजेंट था और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का टैलेंट उसके पास था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Why were Chief Brown's suspicions regarding Nolan and Davenport justified even when there was a lack of concrete proof? इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि नोलन और डेवेनपोर्ट के विरुद्ध कोई बहुत मजबूत सबूत नहीं था, कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं था। इसके बावजूद हम ऐसा क्यों कह सकते हैं कि जो चीफ ब्राउन को शक था कि नोलन और डेवेनपोर्ट ने ही वो ज्वेलरी की लूट की थी, ज्वेलरी को लूटा था, तो वो इस मामले में सही कैसे थे, उनका ये शक सही कैसे था, जबकि उन दोनों के विरुद्ध कोई कॉन्क्रीट, कोई मजबूत प्रूफ नहीं था, फिर भी उनका शक सही कैसे था, ये हमें बताना है। तो इसके आंसर में देखिए हमने क्या लिखा। चीफ ब्राउन सस्पिशंस वर जस्टिफाइड, यानी कि चीफ ब्राउन के जो शक था, उनका जो शक था वो बिल्कुल ठीक था, बिकॉज ऑफ नोलन एंड डेवेनपोर्ट्स पास्ट क्राइम्स, क्योंकि उन दोनों का जो पास्ट रहा था वो क्राइम वाला ही रहा था, वो दोनों पहले से ही क्राइम में इन्वॉल्व थे। एंड देयर स्ट्रेंज बिहेवियर, उनका बिहेवियर भी काफ़ी स्ट्रेंज था। जैसा कि हमने स्टोरी में भी पढ़ा था कि जब ज्वेलरी को लूटा गया तो उसके तुरंत बाद डेवेनपोर्ट तो कहीं गायब ही हो गया था। तो ये सब इस सब से पता चलता है कि उनका बिहेवियर भी काफ़ी स्ट्रेंज था। इवन विदाउट कॉन्क्रीट प्रूफ द मिसिंग ज्वेलरी एंड द क्लर्क सस्पिशन मेड इट सीम लाइकली दे वर इन्वॉल्व इन द रॉबरी। अब इसका ये मतलब है कि हालांकि कोई बहुत मजबूत प्रूफ नहीं था उनके विरुद्ध, लेकिन जो ज्वेलरी थी वो मिसिंग थी और जो एक क्लर्क था उसको थोड़ा सा डाउट ज़रूर था।
कि जो दो व्यक्ति आए थे लूटने के लिए, ज्वेलरी लूटने के लिए, उसमें से एक का मास्क थोड़ी सी देर के लिए हट गया था और उससे लगता था कि शायद वो इन्हीं में से कोई एक है। और उसे तो नोलन पे डाउट था, यानी उस क्लर्क को ये लगा भी था कि शायद वो व्यक्ति नोलन था, लेकिन वो श्योर नहीं थी। लेकिन ये रीज़न थे जिसकी वजह से चीफ ब्राउन को ऐसा लगता था कि नहीं, यही दोनों हैं जिन्होंने ज्वेलरी को लूटा है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या रीज़न देखे जिसकी वजह से चीफ ब्राउन को इन दोनों पे शक था। एक तो दोनों का पास्ट क्राइम वाला था, दोनों का बिहेवियर स्ट्रेंज था, ज्वेलरी भी मिसिंग थी, ज्वेलरी मिल नहीं रही थी, और उस क्लर्क को भी नोलन पे डाउट था। तो इन सब की वजह से चीफ ब्राउन को लगता था कि इन्हीं दोनों ने ये जो ज्वेलरी की लूट है वो की है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एनालाइज द रोल ऑफ द 4 वर्ड कोडेड मैसेज इन द स्टोरी। यानी ये जो 4 वर्ड कोडेड मैसेज था, इसका क्या रोल था इस स्टोरी में, ये हमें बताना है। तो इसके आंसर में हमने लिखा द 4 वर्ड कोडेड मैसेज प्लेज अ की रोल इन द स्टोरी। यानी कि जो 4 वर्ड कोडेड मैसेज था, इसका की रोल था, इंपॉर्टेंट रोल था इस स्टोरी में। एज इट हेल्प्स अनकवर द लोकेशन ऑफ द स्टोलन ज्वेलरी। यानी कि जो 4 वर्ड कोडेड मैसेज है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसी की वजह से पता चलता है कि वो चुराई गई ज्वेलरी कहाँ रखी गई है। नोलन क्रिएटेड द कोड फॉर डेवनपोर्ट। नोलन ने ये कोड बनाया था डेवनपोर्ट के लिए, यूजिंग द डेज ऑफ द वीक एज अ सिंपल क्रू। और उसने वीक में जो डेज होते हैं उन्हीं को एक सिंपल क्रू की तरह यहाँ पर इस्तेमाल किया था। एनसाइक्लोपीडिया डी कोड्स द मैसेज। एनसाइक्लोपीडिया उस मैसेज को डिकोड करता है, विच रीड्स हिम टू डिस्कवर वेयर द ज्वेलरी इज हिडन, अल्टीमेटली सॉल्विंग द मिस्ट्री। और जब एनसाइक्लोपीडिया इस मैसेज को डिकोड कर लेता है, इसके रहस्य को समझ जाता है, फिर उसे पता चल जाता है कि वो जो ज्वेलरी थी वो कहाँ छुपाई गई है, और इस तरीके से जो रहस्य था, ये जो मिस्ट्री थी, ये सॉल्व हो जाती है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑन लेरॉय विद द हेल्प ऑफ द कैरेक्टर ट्रेड्स टेबल गिवन इन लेटेस्ट डिस्कस सेक्शन। जैसा कि लेटेस्ट डिस्कस सेक्शन में हमें एक टेबल दी गई है जिसमें हमें कुछ ट्रेड्स, कुछ कैरेक्टर ट्रेड्स, कुछ खास बातें बताई गई है लेरॉय के बारे में। उन्हीं का यूज़ करके हमें एक कैरेक्टर स्केच लिखना है लेरॉय का, ठीक है। और ये भी बताया, एक हिंट भी दिया गया है कि आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। यू मे बिगिन इट लाइक दिस। एनसाइक्लोपीडिया वॉज अ नॉलेजेबल 8th ग्रेडर हु नेवर फॉरगॉट अ फैक्ट दैट ही रीड। यानी कि एनसाइक्लोपीडिया एक बहुत ही समझदार, नॉलेजेबल लड़का है जो कि 8th ग्रेडर है, और वो जो भी चीज़ पढ़ लेता है, जो भी फैक्ट पढ़ लेता है, उसको कभी भूलता नहीं है। आप अगर चाहें तो इस तरीके से भी इस कैरेक्टर स्केच को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने देखिए कैरेक्टर स्केच कैसे लिखा है, लेकिन उससे पहले जैसा कि कहा गया कि एक टेबल दी गई है लेटेस्ट डिस्कस सेक्शन में, एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो अभी हमने ये टेबल देखी भी थी, आपको पूरी समझाई भी थी। इसमें हमें कैरेक्टर ट्रेट्स बताई गई है लेरॉय के बारे में, तो इन्हीं का हमें यूज़ करना है। जैसा कि यहाँ लिखा है फर्स्ट वाले में, ही रीड मोर बुक्स दैन एनीवन इन इडविल एंड ही नेवर फॉरगॉट अ फैक्ट, ये उसके बारे में बताया गया। उसके अलावा एनसाइक्लोपीडिया नेवर स्पोक ऑफ द हेल्प ही गेव हिज फादर, ही डिडंट वांट टू सीम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज़। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इन्हीं का यूज़ करके हम लेरॉय का एक कैरेक्टर स्केच लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये कैरेक्टर स्केच लिखा है लेरॉय का। लेरॉय वॉज अ नॉलेजेबल 8th ग्रेडर विद अ ग्रेट मेमोरी। यानी कि जो लेरॉय था ये बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही समझदार लड़का था जो 8th ग्रेड था, 8th स्टैंडर्ड का था, और इसकी मेमोरी भी बहुत बढ़िया थी। यानी कि चीज़ों को बड़ी अच्छे से याद कर लेता था और जल्दी भूलता नहीं था। डिस्पाइट हिज इंटेलिजेंस ही वॉज हम्बल। यानी कि इंटेलिजेंट तो था, उसके बावजूद ही हम्बल भी था, विनम्र भी था। एंड नेवर शोड ऑफ, और कभी भी दिखावा नहीं करता था अपनी इंटेलिजेंस का। लेरॉय वॉज ऑलवेज विलिंग टू लिसन टू अदर्स, ये हमेशा दूसरों की बातों को ध्यान से सुनता था। हिज क्लेवरनेस वॉज एविडेंट इन द वे ही सॉल्व्ड complicated problems and helped his father solve cases that even the police could not solve। यानी कि जो लेरॉय है इसकी क्लेवरनेस यहाँ से नज़र आती है कि ये कई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता था और अपने फादर की हेल्प करता था उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो कि पुलिस भी सॉल्व नहीं कर पाती थी। अब आगे देखिए, लेरॉयज ह्यूमिलिटी, लिसनिंग स्किल्स एंड इंटेलिजेंस। यानी एक तो ये विनम्र था, लिसनिंग स्किल्स भी बड़ी अच्छी थी, इंटेलिजेंस भी थी इसके पास बहुत। ये सारी जो इसकी क्वालिटीज़ हैं, मेड हिम
वेल लाइक्ड एंड रिस्पेक्टेड, इसकी वजह से सभी से पसंद करते थे और इसकी रिस्पेक्ट करते थे। इवन दो ही नेवर वॉन्टेड टू अपीयर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हालांकि वो दूसरों से डिफरेंट नज़र नहीं आना चाहता था, लेकिन इसकी जो क्वालिटीज़ थी ये इसकी विनम्रता दिखाता है कि इतनी अच्छी क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी ये चाहता था कि सबके साथ ये नॉर्मल ही रहे और अलग से कोई खास ना दिखे, लेकिन इसके अंदर जो क्वालिटी थी इसकी वजह से सब लोग इसे पसंद करते थे और इसकी रिस्पेक्ट भी करते थे। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए। अब हम आते हैं लेट अस लर्न पे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मैच द फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम 2। अब यहाँ पर ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। कॉलम 1 में हमें कुछ फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं जो इसी स्टोरी से लिए गए हैं, और कॉलम 2 में हमें इन फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग दिए गए हैं। तो हमें कॉलम 1 के ये फ्रेजल वर्ब्स और कॉलम 2 में इनके जो मीनिंग्स हैं उनको मैच करना है। उसके बाद कुछ और भी कहा गया, देखिए यू में रेफर टू अ डिक्शनरी, अगर आप चाहें तो डिक्शनरी का यूज़ भी कर सकते हैं। अब सबसे पहला जो फ्रेजल वर्ब है यहाँ कॉलम 1 में वो क्या है, पुट ऑन। अब पुट ऑन का मतलब होता है कुछ पहनना, तो यहाँ पर ये जो फोर्थ ऑप्शन है ना, ये इसके साथ इसकी मैचिंग होगी, तो ये फोर्थ के साथ हम इसको मैच करते हैं। फोर्थ में क्या दिया गया, वेयर यानी कि पहनना, क्लोथ्स हो सकते हैं, हैट एट्सेट्रा यानी कपड़े पहनना, हैट पहनना, इसके अलावा और भी चीज़ें। जब भी आप पहनने की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं पुट ऑन। तो पुट ऑन के साथ जो मीनिंग मैच हुआ वो है यहाँ कॉलम 2 में फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद सेकंड देखिए, कूल डाउन। कूल डाउन का मतलब होता है नॉर्मल हो जाना, शांत हो जाना। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 3। पढ़िए इसको, ऑप्शन 3 को पढ़ते हैं, बिकेम नॉर्मल और काम्ड। तो जैसा कि यहाँ सेकंड जो हम पढ़ रहे थे वो था कूल डाउन, इसका मतलब वो नॉर्मल हो गया, शांत हो गया। इसके बाद आता है थर्ड, टर्नड अप। टर्नड अप का मतलब होता है अपीयर्ड, बीन डिस्कवर्ड, यानी जब कोई आपको मिल जाता है, जब कोई आपको दिख जाता है तो उसको हम कहते हैं टर्नड अप। तो ये थर्ड के साथ हम मैच करते हैं ये फर्स्ट को। इसके बाद फोर्थ है मेक ऑफ। मेक ऑफ का मतलब क्या होता है, ये मैच करेगा इस सिक्स्थ ऑप्शन के साथ, सिक्स्थ के साथ हैव एन आइडिया और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, यानी जब हम कहते हैं मेक ऑफ तो इसका मतलब होता है कि आपको किसी चीज़ का आइडिया है या आपको किसी चीज़ की समझ है। इसके बाद है फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब होता है सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, यानी कि आप किसी प्रॉब्लम को जब सॉल्व कर लेते हैं तो ये मिलेगा, मैच करेगा सेकंड के साथ। सेकंड पढ़िए, सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी कि जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इसको कहते हैं फिगर आउट, फिगर आउट करना। इसके बाद है गॉट अवे विद। गॉट अवे विद जो मैच करेगा वो होगा ये फिफ्थ के साथ, इसका मतलब होता है एस्केप्ड विदाउट बीइंग पनिश्ड, यानी कि बिना सजा पाए, बिना पनिश हुए बच के निकल जाना, इसको हम कहते हैं गॉट अवे विद। अब अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ और भी हमसे कहा गया है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन कॉलम 1। यहाँ पर हमें ब्लैंक स्पेसिस को फिल करना है और कॉलम 1 में हमें जो ये फ्रेजल वर्ब्स दिए गए थे इनका यूज़ करके, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ए पार्ट, फाइनली सम इम्पोर्टेंट एविडेंस अबाउट द केस हैज़ डैश, यानी कि फाइनली इस केस से जुड़े हुए इस केस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट एविडेंस नज़र आए हैं, इसकी ये सेंस बन रही है। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या रहेगा, टर्नड अप। टर्नड अप का मतलब हमने क्या देखा था, अपीयर्ड नज़र आना, बीन डिस्कवर्ड पता चल जाना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टर्नड अप, ठीक है। यानी कि फाइनली इस केस के बारे में, इस केस से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट एविडेंस जो था वो अब नज़र आया है। इसके बाद बी पार्ट देखते हैं, आफ्टर आई डैश आई अंडरस्टूड दैट आई हैड मेड अ बिग मिस्टेक। आफ्टर आई डैश, यहाँ पर आएगा कूल डाउन, यानी कि शांत होने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मैंने एक बड़ी गलती करी थी। ये इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि शांत होने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझसे एक बड़ी गलती हो गई है। यहाँ पर ये कूल डाउन का हमने मतलब देखा था ना, बिकम नॉर्मल और काम्ड। अब इसके बाद देखते हैं सी पार्ट, आई कुडंट डैश वाई ही वॉज एंग्री विद, यानी मुझे समझ ही नहीं आया कि वो मुझसे गुस्सा क्यों था, मुझसे एंग्री क्यों था। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये फिगर इट आउट। और फिगर इट आउट का मतलब क्या था, फिगर आउट का मतलब यहाँ पर हमने देखा था सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी कि फिगर आउट का मतलब है कि मुझे पता चल गया, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, लेकिन आई कुडंट फिगर इट आउट, यानी मुझे समझ ही नहीं आया कि वो मुझसे एंग्री क्यों था। तो यहाँ पर आएगा आई कुडंट और उसके बाद फिगर आउट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फिगर आउट कि मुझे समझ ही नहीं आया कि वो मुझसे एंग्री क्यों था।
अब इसके बाद डी पार्ट देखते हैं। ही डैश हिज स्पेशल कोट एंड वेंट टू हिज फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, यानी कि उसने अपना एक स्पेशल कोट पहना और वो अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गया। तो पहनने के लिए हमने क्या देखा था, ये जो फर्स्ट था पुट ऑन, और उसके लिए हमने देखा था ना वियर क्लोथ्स हैट एट्सेट्रा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ही पुट ऑन, यानी कि उसने अपना स्पेशल कोट पहना और वो अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गया। अब इसके बाद ई पार्ट देखिए। रवि फॉरगेट्स टू डू हिज होमवर्क बट ही डैश इट एज टीचर डिडंट आस्क फॉर इट दैट डे, यानी कि रवि अपना होमवर्क करना भूल जाता है फिर भी वो बच के निकल जाता है क्योंकि उस दिन टीचर ने होमवर्क चेक ही नहीं किया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे गॉट अवे विद, जिसका कि मीनिंग हमने क्या देखा था, एस्केप्ड विदाउट बीइंग पनिश्ड, बिना सजा पाए बचकर निकल जाना। यानी रवि अपना होमवर्क करना भूल गया लेकिन फिर भी वो बचकर निकल गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, गॉट अवे विद, वो अपना होमवर्क करना भूल गया फिर भी बच के निकल गया क्योंकि उस दिन टीचर ने होमवर्क चेक ही नहीं किया। इसके बाद देखते हैं एफ पार्ट। आई डो नॉट नो व्हाट टू डैश हिज बिहेवियर, यानी कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या देखा था, मेक ऑफ, और इसका मतलब क्या था, हैव एन आइडिया और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। मेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की समझ होना, किसी चीज़ का आइडिया या अंडरस्टैंडिंग होना। लेकिन यहाँ पर ये क्या कहा गया है, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट टू मेक ऑफ हिज बिहेवियर, यानी कि उसके बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग, उसके बिहेवियर की समझ मुझे नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड पेयर्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पर हमें ये ब्लैंक स्पेसेस फिल करने हैं और ये ब्लैंक स्पेसेस फिल करने के लिए जो वर्ड्स है वो यहाँ से हमें लेने हैं और ये वर्ड्स पेयर में दिए गए हैं और आपको हर सेंटेंस में 2 ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं। तो आपको बड़े ध्यान से चेक करना है कि कौन से वर्ड्स को यहाँ पर आप यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। फर्स्ट देखिए, आफ्टर रनिंग फॉर 50 किलोमीटर्स लास्ट डैश आई फेल्ट डैश फॉर 2 days। तो यहाँ पर तो आप लिखेंगे WEEK, ये वाला वीक लिखेंगे और यहाँ पर आएगा, इधर आएगा WEAK, ये वाला वीक। अब इसको एक साथ पढ़ते हैं। आफ्टर रनिंग फॉर 50 किलोमीटर्स लास्ट वीक, पिछले हफ्ते 50 किलोमीटर दौड़ने के बाद आई फेल्ट वीक फॉर 2 days, 2 दिन तक मैं वीक महसूस कर रहा था, कमज़ोर महसूस कर रहा था। तो ये वाला जो वीक है WEEK, इसका मतलब होता है सप्ताह या हफ्ता, और ये वाला जो वीक है WEAK, इसका मतलब होता है कमज़ोर। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि इसका क्या मतलब है कि पिछले हफ्ते 50 किलोमीटर दौड़ने के बाद 2 दिन तक मैं वीक फील कर रहा था। अब आगे देखते हैं सेकंड। व्हेन द कमिटी मेट येस्टरडे, यानी कि कल जब कमिटी मिली, दे ब्रॉट डैश लोकल केसेस टू द डैश। तो यहाँ पर तो आएगा 4, इसका मतलब क्या वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। और यहाँ पर आएगा FORE 4, यानी कि एक तो ये 4 यूज़ किया हमने और एक ये FORE वाला 4 यूज़ किया। अब इसको एक साथ पढ़ते हैं तो इसकी सेंस हमें पता चलेगी। When the committee met yesterday, जब कल कमिटी मिली, they brought 4 local cases to the FORE 4, यानी कि जब कल कमेटी मिली तो जो 4 लोकल केसेस थे वो उनके सामने लाए गए। दे ब्रॉट 4 लोकल केसेस टू द 4। ठीक है, तो ये 4 का मतलब तो हो गया 4, और ये 4 जो है इसका मतलब होता है किसी के सामने लाना, किसी के फ्रंट में लाना। तो कल जब कमेटी मिली तो 4 लोकल केसेस उनके सामने लाए गए। अब इसके बाद थर्ड देखते हैं, यहाँ क्या कहा गया है। वाइल लर्निंग टू ड्राइव, यानी कि जब वो ड्राइविंग सीख रही थी, रीना यूज टू मच फोर्स ऑन द डैश कॉजिंग द कार टू डैश डाउन। तो अब यहाँ पर कौन से 2 वर्ड्स हम यूज़ करने वाले हैं। एक तो ये होगा ब्रेक, जो कि गाड़ी में ब्रेक लगाई जाती है, और एक ये वाला ब्रेक। ब्रेक मतलब जैसे कि ब्रेक कहते हैं ना, तोड़ देना, या ब्रेक डाउन हो जाना मतलब जब गाड़ी रुक जाती है, गाड़ी उसके बाद स्टार्ट नहीं हो रही है, उसको हम ब्रेक डाउन कहते हैं। तो यहाँ पर तो जो ब्रेक आएगा वो होगा BRAKE, ये तो होता है जो गाड़ी में ब्रेक लगाई जाती है, और यहाँ जो ब्रेक आएगा वो ये वाला ब्रेक होगा। यहाँ इसकी जो सेंस है ब्रेक की वो तोड़ने वाली नहीं है बल्कि ब्रेक डाउन वाली सेंस है।
एक होता है ब्रेक, ब्रेक मतलब टूट जाना, तोड़ देना। एक होता है ब्रेक डाउन, जब गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है और स्टार्ट नहीं हो रही होती। अब इसको ज़रा हम पढ़ते हैं, फिर हमें इसकी पूरी सेंस समझ में आ जाएगी। देखिए, While learning to drive, रीना used too much force on the brake। यानी कि जब रीना गाड़ी चलाना सीख रही थी तो वो ब्रेक के ऊपर बहुत ज़्यादा उसने फोर्स लगाया, बहुत ज़्यादा ताकत लगाई ब्रेक के ऊपर। कोजिंग द कार टू ब्रेक डाउन, जिसकी वजह से कार ब्रेक डाउन हो गई, कार रुक गई। और ब्रेक डाउन में जब कार रुकती है तो हम यही कहते हैं कि अब ये ब्रेक डाउन हो गई है तो इसको ठीक करवाना पड़ेगा, वो जल्दी स्टार्ट नहीं होती। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। He has composed a beautiful dash of music in order to bring dash to thousands of people। अब यहाँ पर कौन से दो वर्ड्स आएंगे? यहाँ पर दो वर्ड्स आएंगे, एक तो ये वाला पीस PIEC जिसका मतलब होता है पार्ट या टुकड़ा, और एक ये वाला पीस PEACE जिसका मतलब होता है शांति। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे PIECE जिसका मतलब होता है पार्ट या टुकड़ा। इसका क्या एग्जैक्ट सेंस बन रही है वो अभी हम देखेंगे। और यहाँ पर आएगा शांति वाला पीस PEACE। अब इसको हम पढ़ते हैं। ही हैज़ कंपोज्ड अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ म्यूज़िक, उसने एक बहुत ही बढ़िया पीस ऑफ म्यूज़िक बनाया है। इन ऑर्डर टू ब्रिंग पीस टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जिससे कि हज़ारों लोगों को शांति मिलेगी। यानी उसने एक ऐसा पीस ऑफ म्यूज़िक बनाया है जिससे हज़ारों लोगों को शांति मिलेगी, पीस मिलेगी। अब देखते हैं फिफ्थ। शी वॉज बिजी डैश हर हेयर नॉट केयरिंग अबाउट द डैश फ्लावर्स इन हर गार्डन। तो यहाँ पर कौन से दो वर्ड्स हम यूज़ करने वाले हैं? एक तो होगा डाइंग, DYEING जिसका मतलब होता है कलरिंग करना, और एक होता है डाइंग यानी कि मरना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर तो आप लिखेंगे DYEING और यहाँ पर लिखेंगे आप DYING। अब इसको एक साथ पढ़ते हैं और देखते हैं इसका क्या मतलब निकलता है। ठीक है, पढ़िए इसको पढ़ते हैं। शी वॉज बिजी डाइंग हर हेयर, यानी कि वो अपने बालों को कलरिंग करने में बिजी थी। नॉट केयरिंग अबाउट डाइंग फ्लावर्स इन हर गार्डन, और उसके गार्डन में जो फ्लावर्स डाइंग हो रहे थे, मर रहे थे, उसकी वो केयर नहीं कर रही थी। अब इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। लेरॉय सोल्व द मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग फिफ्थ वर्ड विद हिज क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़। यानी कि लेरॉय ने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ की मदद से जो मिस्ट्री थी, जो रहस्य था मिसिंग फिफ्थ वर्ड का, उसको सुलझा लिया था। वर्क इन पेयर्स टू सॉल्व द पजल्स गिवन इन द इलस्ट्रेशंस बिलो एंड इन्फर व्हाट दे से। इसी तरीके से यहाँ कुछ हिडन मैसेज दिए गए हैं जो कि हमें पता करने, पजल की तरह दिए गए हैं जिसे कि हमें सॉल्व करना है और हमें बताना है कि हमें क्या इसमें से हिडन मैसेज पता चलता है, क्या हमें इसमें से समझ आता है। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल हमारे लिए करके भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये पहला सीक्रेट, फिर उसके बाद उसके नीचे एक सीक्रेट, और फिर नीचे भी सीक्रेट लिखा हुआ है, और एरो यहाँ इसकी तरफ है जो टॉप के ऊपर है। यानी ये वाला जो सीक्रेट है ना, ये टॉप पे है, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? टॉप सीक्रेट। अब इसके बाद ये वाला देखते हैं, एस्ट एस्ट एस्ट, और यहाँ पर ध्यान से देखिए मिडल वाला जो एस्ट लिखा हुआ है, इस पर ये अंडरलाइन किया गया है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या एक मीनिंग निकलता है? तो इसका मीनिंग आपको पता चलेगा, मिडल एज्ड। मिडल एज्ड क्या हुआ? जो कि एक मिडल एज वाला कोई व्यक्ति होता है। जैसे अब एक तो होते हैं यंग, एक होते हैं ओल्ड, और एक होते हैं मिडल एज्ड। तो यहाँ से हमें जो छुपा हुआ एक कह सकते हैं कि क्या मैसेज छुपा हुआ था, तो यहाँ पर मैसेज छुपा हुआ था मिडल एज्ड। अब इसके बाद देखिए, ये ट्राई है, टू नीचे लिखा हुआ है और स्टैंड ऊपर है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? ट्राई, ये तो ट्राई आ गया। उसके बाद TO2 अंडरस्टैंड। अब ये कैसे पता चला, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखिए ट्राई तो आ गया, टू अंडर में है, टू नीचे है, ट्राई टू अंडर, ये अंडर हो गया, और स्टैंड यहाँ से आ गया, वो साथ में जोड़ दिया। तो क्या मैसेज मिला हमें यहाँ से? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर देखिए, ये ऊपर की तरफ ऐसे एरो जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, और यू कितनी बार लिखा है? 2 बार लिखा है, यानी अप टू यू। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अप टू, और उसके बाद आप लिखेंगे यू, अप टू यू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनमें कुछ हिडन मैसेजेस है जो कि यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, ये गो है और इट कितनी बार है? 1 2 3 4,
4 बार यहाँ पर इट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे इसको, इससे जो मैसेज मिला गो फॉर इट, यानी कि इस काम के लिए जाओ, ये काम करो। अब यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर इट 4 टाइम है तो आप ये FOUR लिखेंगे, नहीं, उससे कोई सेंस नहीं बनेगी। हमें एक छुपा हुआ मैसेज निकालना है, तो वो हम कैसे लिखेंगे, गो फिर FOR फॉर इट, इस काम के लिए जाओ या ये काम करो। अब इसके बाद देखिए सेंस कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, और जो 6th जो नंबर पे जो सेंस है उसको ऐसे सर्कल भी किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मैसेज मिला हमें, 6th सेंस। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एक तो यहाँ पर आएगा 6th और उसके बाद लिखेंगे सेंस, 6th सेंस। अब इसके बाद यहाँ देखिए M है, फिर 1 है, फिर ये रियन है, तो यहाँ से जो मैसेज हमें मिलता है वो है 1, और उसके बाद आप लिखेंगे मिलियन, MILLION। अब यहाँ पर आप ये मत ढूंढिएगा कि आई तो यहाँ पर एक ही बार आप 2 बार लिख रहे हैं, हमें मैसेज यहाँ से फाइंड करना है, मैसेज यही मिल रहा है 1 मिलियन। अब यहाँ पर देखिए इधर लिखा है वंस और नीचे क्लॉक है, नीचे टाइम दिया गया है, और जो वंस है वो ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पहले तो आएगा वंस, क्योंकि ये वंस दिया हुआ है, अपॉन, अपॉन यहाँ पर अपॉन का मतलब हो जाएगा ऊपर की तरफ, अ टाइम, एक टाइम के ऊपर, वंस अपॉन अ टाइम, यहाँ से हमें ये मैसेज मिला है। अब यहाँ पर देखिए ये रोड्स ऐसे लिखा हुआ है और ये रोड्स ऐसे लिखा हुआ है, ये दोनों रोड्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है जो लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम यहाँ से हमें क्या मैसेज मिला, पहले तो आप लिखेंगे क्रॉस और उसके बाद रोड्स, यानी कि यहाँ से हमें मैसेज मिला क्रॉस रोड्स। ऐसे आपने देखा होगा ना, रोड्स भी होती है, रास्ते भी होते हैं जो ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और यहाँ बीच में चौराहा बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें मैसेज दिख रहा है क्रॉस रोड्स। अब इसके बाद हम देखते हैं 4th क्वेश्चन। यहाँ पर हमें बताया गया है स्पूनरिज्म के बारे में। अब स्पूनरिज्म क्या होता है, स्पूनरिज्म इज़ अ मिस्टेक मेड व्हेन स्पीकिंग, यानी कि स्पूनरिज्म एक मिस्टेक होती है जो स्पीकिंग के समय पर ये हो जाती है, वेयर द फर्स्ट साउंड्स ऑफ द वर्ड्स इन अ फ्रेज और अ सेंटेंस आर एक्सचेंज्ड विद ईच अदर। और ये स्पूनरिज्म की जो मिस्टेक होती है, इसमें क्या होता है कि जब आप कुछ बात कर रहे हैं, जब आप कुछ बोल रहे हैं, फिर चाहे वो एक फ्रेज़ हो या फिर वो सेंटेंस हो, तो उसमें जो वर्ड्स होते हैं ना, उनके जो साउंड्स फर्स्ट साउंड होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। ये एग्जांपल जब हम देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दिस यूजुअली गिव्स अ फनी मीनिंग, और इसके नॉर्मली क्या होता है कि एक फ़नी मीनिंग बन जाता है। अब यहाँ एग्जांपल देखिए, सम एग्जांपल्स ऑफ स्पूनरिज्म आर सेइंग, अब आपने क्या बोला, रॉन्ग लॉर्ड, लेकिन बोलना क्या था, इंस्टेड ऑफ लॉन्ग रोड, यानी आपने बोलना था लॉन्ग रोड, लेकिन बोल क्या दिया, रॉन्ग लॉर्ड। उसके अलावा देखिए, अब आपने क्या बोल दिया, राउंड ऑफ माइस, जबकि बोलना क्या था, इंस्टेड ऑफ माउंड ऑफ राइस। अब माउंड ऑफ राइस मतलब होता है राइस का ढेर, तो बोलना था माउंड ऑफ राइस और बोल दिया राउंड ऑफ माइस, तो ये फनी हो गया ना। तो यही होता है स्पूनरिज्म। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या कहा गया है, फाइंड द करेक्ट ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पूनरिज्म। अब यहाँ पर हमें स्पूनरिज्म दिया गया है, यानी कि गलत लिखा हुआ है और इसको सही करके दिखाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट देखिए, नोइंग सिट्स, अब इसको ठीक कैसे करेंगे, सही होना चाहिए स्नोइंग किड्स। अब ये सेकंड देखिए, इट्स रोरिंग विद पेन, जबकि सही क्या होना चाहिए, इट्स पोरिंग विद रेन, यानी कि बारिश हो रही है। अब थर्ड देखते हैं, प्लास्टर मैन, अब ये तो थोड़ा फनी लग रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, मास्टर प्लान। इसके बाद फोर्थ, ब्राम वेंकेट, जबकि होना चाहिए वार्म ब्लैंकेट, गरम कंबल। इसके बाद फिफ्थ देखिए, जो गलती से लिखा हुआ है वो है टार्स एंड क्रक्स, जबकि होना क्या चाहिए, कार्स एंड ट्रक्स। उसके बाद सिक्स्थ, शेक अ टावर, अब कोई टावर है उसको थोड़े शेक कर सकते हैं, सही क्या होना चाहिए, टेक अ शावर। अब उसके बाद देखिए सेवेंथ, बीड अ रूक, जबकि होना चाहिए रीड अ बुक। और एट्थ देखते हैं, मार्डन मी पैडम, जबकि होना चाहिए पार्डन मी मैडम, पार्डन होता है माफ़ी मांगना कि मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी ये जो टेक्स्ट है, ये जो स्टोरी है, इसी में से कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर हमें दिए गए हैं, उनको रीड करना है। एंड स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स, और इन सभी सेंटेंसेस में जैसे कि ये हाईलाइटेड वर्ड्स है ना, इन पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, ये हाईलाइटेड वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ ये ब्लैंक स्पेसेस फिल करने को कहा गया है,
और ये ब्लैंक स्पेसेस जो हमें फिल करने हैं उनके लिए यहाँ पर जो ये वर्ड्स दिए गए हैं ना, इनमें से ज़्यादातर वर्ड्स ये यही हैं जो कि यहाँ पर ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, इसलिए हमें इन हाईलाइटेड वर्ड्स को ध्यान में रखना है। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है। एवरीवन थॉट दैट ही मस्ट बी द स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ इन द कंट्री, यानी कि हर कोई यही सोचता था कि, तो यहाँ पर दैट का मतलब क्या है कि ये जो मिस्टर ब्राउन थे ये स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ थे इन द कंट्री में सबसे स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ मिस्टर ब्राउन थे, हर कोई यही सोचता था। अब देखते हैं सेकंड, शी रेड व्हाट ही हैड कॉपीड, यानी कि जो भी मिस्टर ब्राउन ने कॉपी किया था वो किसने रीड किया, शी मतलब यहाँ कौन है, मिसेज ब्राउन ने वह रीड किया जो कि मिस्टर ब्राउन ने कॉपी किया था। तो यहाँ पर ये व्हाट पर ध्यान दीजिए, इसकी क्या सेंस बन रही है। शी रेड उन्होंने पढ़ा, व्हाट ही हैड कॉपी जो कि उन्होंने कॉपी किया था उनके हस्बैंड ने, तो यहाँ पर आएगा जो कि, तो ये थोड़ी सी सेंस आपको समझनी पड़ेगी इसकी। अब इसके बाद थर्ड देखिए, दे टेल वेयर द ज्वेलरी इज़ हिडन, इसकी हिंदी क्या बनेगी, वे बताते हैं कि जो ज्वेलरी है वो कहाँ छुपी हुई है, कहाँ छुपाई गई है, कहाँ छुपी हुई है। तो वेयर का मतलब यहाँ क्या हो गया, कहाँ। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, NOM यानी कि नॉम इज़ अ शॉर्टनिंग ऑफ नॉमिनेटिव, जो नॉम है वो नॉमिनेटिव का शॉर्टनिंग है, शॉर्ट फॉर्म है, जो कि एक ग्रामेटिकल टर्म होता है। स्टेटेड मिसेस ब्राउन, ये मिसेस ब्राउन ने कहा। हु हैड टॉट इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स इन हाई स्कूल, जो कि हाई स्कूल में इंग्लिश और दूसरे सब्जेक्ट पढ़ा चुकी थी। तो यहाँ पर ये हु की हिंदी क्या बन रही है, यहाँ पर भी इसकी मतलब सेंस यही बन रही है, जो कि, यानी कि बात हो रही है स्टेटेड मिसेस ब्राउन ने कहा जो कि हिंदी, जो कि इंग्लिश और दूसरे सब्जेक्ट पढ़ा चुकी थी हाई स्कूल में। अब आगे देखिए फिफ्थ वाला, नोलन एंड डेवनपोर्ट हैड मेट, चीफ ब्राउन सेड, यानी कि नोलन और डेवनपोर्ट मिले थे, चीफ ब्राउन ने कहा, वाइल बोथ वर इन प्रिजन इन साउथ कोरिया, जबकि जब दोनों ही साउथ कैरोलिना की प्रिजन में थे, जेल में थे, तब वो दोनों मिले थे। तो यहाँ पर वाइल एक ड्यूरेशन दिखाता है, एक टाइम पीरियड, तो यहाँ पर इसकी जो सेंस बन रही है वो जब की बन रही है, यानी कि चीफ ब्राउन ने ये कहा कि नोलन और डेवनपोर्ट जब साउथ कैरोलिना की प्रिजन में थे, जेल में थे, तब वो मिले थे। अब देखते हैं सिक्स्थ वाला, यहाँ पर देखिए हाईलाइटेड वर्ड क्या है, व्हेन ही केम अप अगेंस्ट अ केस ही कुडंट सॉल्व ही एक्टेड एट वंस, यानी कि जब भी उनके सामने कोई ऐसा केस आ जाता है जो कि वो सोल्व नहीं कर पाते तो फटाफट से उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, कुछ एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो व्हेन है उसकी हिंदी, उसकी सेंस क्या बन रही है, जब। अब देखते हैं सेवेंथ, द कोड इज सिंपल, कोड सिंपल है, स्पेशली एज इट्स रिटन ऑन अ शीट फ्रॉम अ कैलेंडर। अब इसकी हिंदी क्या बनेगी, द कोड इज सिंपल, कोड सिंपल है, स्पेशली एज इट्स रिटन ऑन अ शीट फ्रॉम अ कैलेंडर, और ख़ास तौर पे तब जबकि ये कैलेंडर की शीट पर लिखा गया है। तो यहाँ पर एस की जो सेंस बन रही है वो कुछ इस तरीके से बन रही है, जबकि, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, कोड इज सिंपल, कोड सिंपल है, स्पेशली एज इट्स रिटन ऑन अ शीट फ्रॉम अ कैलेंडर, जबकि वो एक कैलेंडर की शीट पर लिखा गया, इस वजह से वो कोड सिंपल है। तो एक रिलेशन बन रहा है कोड में और कैलेंडर में। अब आगे देखिए नेक्स्ट वाला एट्थ, दे बिकेम फ्रेंडली बिकॉज ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट, यानी कि जो नोलन और डेवनपोर्ट थे वो फ्रेंडली हो गए थे, उनमें दोस्ती हो गई थी, बिकॉज ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट, क्योंकि उनके विचार, उनकी सोच एक जैसी थी। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ का मतलब होगा के कारण, तो इसको अब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे फ्रेंडली हो गए थे शेयर्ड इंटरेस्ट के कारण। अब यहाँ पर नाइन्थ देखिए, एनसाइक्लोपीडिया सॉल्व द केस फॉर हिम बिफोर डिनर वॉज ओवर, यानी एनसाइक्लोपीडिया ने उनके लिए केस सॉल्व कर दिया बिफोर डिनर वॉज ओवर, डिनर ख़त्म होने से पहले। तो यहाँ पर बिफोर का क्या मतलब और क्या सेंस बन रही है, पहले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यहाँ पर हमें ये कुछ ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं, इनको फिल करना है ताकि ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, और इसके लिए जो वर्ड्स दिए गए हैं वो इस बॉक्स में दिए गए हैं। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू डू नॉट नीड। अब इस बॉक्स में हमें टोटल 10 वर्ड्स दिए गए हैं, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल हमें 8 वर्ड्स की यहाँ पे ज़रूरत है, तो 2 वर्ड्स यहाँ पर एक्स्ट्रा है जिनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम ये स्टार्ट करते हैं। डिटेक्टिव स्टोरीज आर एक्साइटिंग, डिटेक्टिव स्टोरीज काफ़ी एक्साइटिंग होती हैं। कीपिंग रीडर्स गेसिंग डैश द रियल कल्प्रेट इज,
तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे हु। अब हम इसको समझते हैं कि इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखा हु, अब इसको एक साथ पढ़ते हैं। डिटेक्टिव स्टोरीज आर एक्साइटिंग, डिटेक्टिव स्टोरीज काफ़ी एक्साइटिंग होती हैं। कीपिंग रीडर्स गैसिंग, और ये रीडर्स को लगातार गैस करने पर ये मतलब लगाए रखती है। इसमें इंसान सोचता है, पढ़ने वाला या देखने वाला, कि इसमें क्या क्या हो सकता है। कीपिंग रीडर्स गैसिंग हु द रियल कल्प्रिट इज, और जो डिटेक्टिव स्टोरीज है इसको पढ़ने वाला या सुनने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि असली अपराधी कौन है, इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा हु। ठीक है, कि असली अपराधी कौन है, हु द रियल कल्प्रिट इज। अब इसके आगे कॉन्टिन्यूशन में देखिए क्या दिया गया है। दे टेक प्लेस इन सेटिंग्स डैश क्लूज आर हिडन केयरफुली। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले तो ये सोचते हैं। यहाँ पर आएगा वेयर। अब आप कहेंगे वेयर क्यों आया, तो इसको ध्यान से समझिए। दे टेक प्लेस इन सेटिंग्स, ये दे का मतलब है यहाँ पर डिटेक्टिव स्टोरीज। ये डिटेक्टिव स्टोरीज ऐसे जगहों पे इनको सेट किया जाता है, इस तरीके से इनको लिखा जाता है वेयर क्लूज आर हिडन केयरफुली। यानी इन डिटेक्टिव स्टोरीज को इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से बताया जाता है जहाँ पर वहाँ पर आपको छुपा छुपा के क्लूज भी बताए जाते हैं, जो उस टाइम पढ़ते वक्त कई बार पकड़ में आ जाते हैं और कई बार बाद में पता चलते हैं। तो यहाँ पर जो वेयर लिखा, वेयर का मतलब है जहाँ पर। अब आगे देखते हैं थर्ड, डैश द मिस्ट्री सीम्स ट्रिकी। हालांकि जो मिस्ट्री है, जो रहस्य है, वो ट्रिकी लगता है, मुश्किल लगता है सुलझाना। अ क्लेवर डिटेक्टिव ऑलवेज फाइंड्स आंसर, लेकिन जो क्लेवर डिटेक्टिव होता है उस स्टोरी में, जो भी होता है वो उस मिस्ट्री को सॉल्व कर लेता है। तो हालांकि के लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दो। क्या लिखेंगे, दो। अच्छा, ये जो वर्ड्स मैं ले रहा हूँ वो यहीं से ले रहा हूँ। ये हु मैंने कहाँ से लिया था, यहाँ से लिया था। वेयर था ना सेकंड, वेयर यहाँ से लिया था। ये दो कंप्लीट हो गए। फिर मैंने क्या लिया, दो। दो का मतलब है हालांकि। हालांकि ये मिस्ट्री बहुत ही ट्रिकी लगती है, लेकिन जो क्लेवर डिटेक्टिव होता है वो आंसर ढूंढ लेता है। अब आगे देखिए, रीडर्स ऑफन वंडर, यानी कि जो पढ़ने वाले होते हैं, जो ये डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ते हैं, उनको हमेशा ये हैरानी होती है। डैश क्रिमिनल्स लीव स्मॉल बट इंपॉर्टेंट क्लूज। तो यहाँ पर आएगा वाई। वाई मैंने कहाँ से लिया है, वाई यहाँ पर था, ये रहा वाई। तो यहाँ पर इसकी क्या सेंस बनती है, क्या हिंदी बनती है। रीडर्स ऑफन वंडर, यानी डिटेक्टिव स्टोरीज को पढ़ने वाले को हमेशा ये हैरानी होती है कि क्यों क्रिमिनल्स हमेशा छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट क्लूज छोड़ देते हैं। तो वाई का मतलब यहाँ पर क्या है, क्यों। तो वाई का मतलब क्यों ही होता है। अब आगे देखिए, द चैलेंज इज टू डिसाइड डैश सस्पेक्ट इज गिल्टी। तो यहाँ पर आएगा विच, यानी कि वो कौन सा, चैलेंज ये होता है कि वो कौन सा सस्पेक्ट होगा जो कि गिल्टी निकलेगा, जो कि अपराधी निकलेगा। तो यहाँ पर विच का मतलब हो गया कौन सा। सस्पेक्ट होता है जिस पे शक होता है। तो ये विच हमने कहाँ से लिया है, ये यहाँ पर था। ठीक है, अब इसके बाद आगे सिक्स देखिए, डैश द ट्रूथ इज रिवील्ड व्हेन द ट्रूथ इज रिवील्ड। जब सच सामने आ जाता है, व्हेन द ट्रूथ इज रिवील्ड एवरीथिंग मेक्स सेंस। उसके बाद सारी सेंस बन जाती है कि अच्छा इस स्टोरी में ये हुआ था, ऐसे ऐसे चल रहा था। और ये कब हमें पता चलता है, जब सच सामने आ जाता है एंड में। ठीक है, तो ये व्हेन, इसको भी हमने यूज़ कर लिया। व्हेन का मतलब क्या हुआ, जब। अब उसके बाद देखते हैं, बट वन में वंडर, लेकिन किसी को ये हैरानी हो सकती है, कोई ये सोच सकता है, डैश दे कुड हैव सोल्व इट देमसेल्फ, कि अगर हम खुद इस केस को सोल्व करते तो कैसे करते। कैसे के लिए हाउ, यानी कि कोई व्यक्ति ये भी सोच सकता है कि अगर मैं इस केस को सोल्व करता तो कैसे सोल्व करता। तो उसके लिए हमने लिखा हाउ, कैसे। तो ये हाउ भी हमने यूज़ कर लिया। अब आगे देखिए, दीज स्टोरीज आर फन। ये स्टोरीज काफ़ी बढ़िया होती है बिकॉज। तो यहाँ पर बिकॉज आएगा क्योंकि। बिकॉज दे मेक रीडर्स थिंक टिल द वेरी एंड, यानी जो डिटेक्टिव स्टोरीज होती है बहुत ही बढ़िया होती हैं क्योंकि ये पढ़ने वाले को अंत तक उसका इंटरेस्ट बनाए रखती हैं। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो पढ़ने वाला होता है इन डिटेक्टिव स्टोरीज को, वो अंत तक ये सोचता रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब हम देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। यानी कि यहाँ पर हमें ये हर पार्ट में, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें ये दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन दोनों सेंटेंसेस को हमें कंबाइन करना है। और किसका यूज़ करके, इस वर्ड का यूज़ करके जो कि यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल हमें यहाँ करके भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट देखते हैं जो हमारे लिए सोल्व करके हमें दिया गया है। फर्स्ट पार्ट, वी गेव हिम द सिग्नल, हमने उसे सिग्नल दिया। ही वॉज वेटिंग फॉर द सिग्नल, वह सिग्नल का वेट कर रहा था।
हमें इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करना है, जोड़ना है दैट का यूज़ करके। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा है। वी गेव हिम द सिग्नल दैट ही वॉज वेटिंग फॉर। हमने उसे वो सिग्नल दिया जिसका कि वो वेट कर रहा था। तो जब हम दैट का यूज़ करके जिस तरीके से हमने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा है, तो इसके बाद एक बोलने का एक तरीका होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जब ये दोनों सेंटेंस अलग थे तो इनको कैसे बोला जा रहा था। वी गेव हिम द सिग्नल, हमने उसे सिग्नल दिया। ही वॉज वेटिंग फॉर द सिग्नल, वह सिग्नल के लिए वेट कर रहा था। अब जब हमने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया दैट का यूज़ करके, अब इसको कैसे बोलेंगे। वी गेव हिम द सिग्नल दैट ही वॉज वेटिंग फॉर, हमने उसे वो सिग्नल दिया जिसका कि वो वेट कर रहा था। अब इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। वी वेंट टू अ प्लेस द इंसिडेंट अकर्ड देयर। अब इसको हम पढ़ते हैं कि इसकी हिंदी क्या बनती है। वी वेंट टू अ प्लेस, हम एक जगह पे गए। द इंसिडेंट अकर्ड देयर, जो घटना थी वो वहाँ पर हुई, वो जो घटना थी वो वहाँ पर हुई थी। और इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है वेयर का यूज़ करके। अब वेयर का यूज़ करके हम दोनों सेंटेंसेस जोड़ते हैं। वी वेंट टू अ प्लेस वेयर द इंसिडेंट अकर्ड, हम उस जगह पे गए जहाँ पर घटना हुई थी। तो इस तरीके से हमने इन दोनों सेंटेंसेस को भी जोड़ दिया है, कंबाइन कर दिया है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। टीचर सेड शी वुड रिटायर सून, टीचर ने कहा था कि वह जल्दी ही रिटायर हो जाएगी। शी इज़ नाउ नियरली 60, अब वो लगभग 60 साल के आसपास हो चुकी है, मतलब उनकी एज बताई गई है। हमें हु का यूज़ करके इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है, तो वो यहाँ पर हमने कंबाइन कर दिया है। द टीचर हु इज़ नाउ नियरली 60 सेड शी वुड रिटायर सून, यानी कि टीचर जो कि अब लगभग 60 साल की हो गई है, उन्होंने कहा था कि वह जल्दी ही रिटायर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने हु का यूज़ करके इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया है, कंबाइन कर दिया है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। इट वॉज द डे हाफ द क्लास वॉज एबसेंट, यानी कि ये वो दिन था जब लगभग हाफ ऑफ द क्लास एबसेंट थी, और हमें व्हेन का यूज़ करके इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। तो यहाँ पर हमने इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन किया है। इट वॉज द डे व्हेन हाफ द क्लास वॉज एबसेंट, यानी कि ये वो दिन था जब लगभग आधी क्लास, हाफ द क्लास वॉज एबसेंट, जब हाफ ऑफ द क्लास एबसेंट थी। तो इस तरीके से ये 6th क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया है, इसका आंसर आपको समझा दिया है। अब हम आते हैं 7th क्वेश्चन पे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। अब यहाँ पर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच स्टार्ट होती है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें पहले ही बता देता हूँ कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है, ये काफ़ी एक डिटेल्ड कंसेप्ट होता है। इसको समझने में, इसको समझाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पर जितना भी यहाँ पर हमें ये शॉर्ट में दिया गया है, ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ रीड करूँगा आपके लिए। और फाइनली जो मेन क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं कि इन डायरेक्ट स्पीचेस को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, वो आपको यहाँ पे मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं फिर आपको बता दूँ, ये जो ग्रामर है, ये जो जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम कर रहे हैं, ग्रामर का एक पार्ट है। तो इसके लिए आपको ग्रामर की जो क्लासेस होती है उसमें काफ़ी ध्यान देना होगा, तब जाकर आप इसमें एक्सपर्ट हो पाएंगे। ये चीज़ें आपको पूरी तरह से क्लियर हो पाएंगी। यहाँ इतने शॉर्ट पीरियड में कि हम ये चैप्टर कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, तो इसमें पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको समझाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आप अपनी क्लास में आपके जो इंग्लिश टीचर है उनसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरा काम यहाँ पर अब ये है कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस 7th क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं जिनको कि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा और समझा भी दूंगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पर इस स्टोरी से, इस टेक्स्ट से ही कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर हमें दिए गए हैं। पहला देखिए, व्हाट इज सस्पिशियस अबाउट दैट, मिसेस ब्राउन आस्क्ड। मिसेस ब्राउन ने पूछा था कि इसके बारे में आपको क्या सस्पिशियस लगता है, क्या शक है। तो ये सब हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये डायरेक्ट स्पीचेज है, जिसने जैसी कही वैसी की वैसी यहाँ पर लिखी हुई है। सेकंड, व्हाट डू यू मेक ऑफ द 4 वर्ड्स लेरॉय, यानी कि लेरॉय इन 4 शब्दों से तुम्हें क्या समझ में आता है। अब थर्ड देखते हैं, वॉजेंट ही मिक्सड अप इन अ ज्वेलरी रॉबरी अ फ्यू ईयर्स एगो, क्या कुछ साल पहले जो ज्वेलरी रॉबरी हुई थी, क्या वो इसमें शामिल नहीं था। ये सब क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, जैसे कही गई है वैसे की वैसे लिख दी गई है। डिडेंट यू सर्च नोलन्स हाउस डियर, यानी कि डियर क्या तुमने नोलन के हाउस को सर्च नहीं किया था। और फिफ्थ देखते हैं, इज देयर अ यंग फर ट्री इन मिस्टर नोलन्स पाम ट्री नर्सरी, यानी कि क्या मिस्टर नोलन के पाम ट्री नर्सरी में एक यंग फर ट्री है।
अब यहाँ पर ये जो 5 डायरेक्ट स्पीच हमें दी गई हैं, 5 डायरेक्ट स्पीचेस हमें दी गई हैं, अगर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो हमें इन पांचों डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, जो कि हम करेंगे। उससे पहले ये जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है ना कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं रीड करूँगा आपके लिए। तो यहाँ देखिए क्या कहा गया है। ये ऊपर की जो ये 5 डायरेक्ट स्पीचेस है, इनके बारे में यहाँ कुछ कहा गया है। द गिवन सेंटेंसेज आर द डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, हैंस दे आर इन डायरेक्ट स्पीच। यानी कि ऊपर जो भी आपने ये 5 सेंटेंसेस पढ़े, ये स्पीकर ने जिस तरीके से कहे थे डायरेक्ट उन्हीं शब्दों में ये कह दिया गया है, इसलिए ये सब क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। अब आगे देखिए, वाइल रिपोर्टिंग दिस डायरेक्ट वर्ड्स टू समवन एल्स एट सम अदर टाइम एंड सम अदर प्लेस, वी मेक सर्टेन मॉडिफिकेशंस इन पर्सन, टेंस एंड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड टाइम। इसका मतलब है कि जब कोई चीज़ कही जाती है, कोई डायरेक्ट स्पीच है, जब आप उसी बात को किसी और समय पर, किसी और जगह पे, किसी और व्यक्ति को बताते हैं, तो आप कुछ चेंजेस करते हैं उस बात में। उसको कहने का तरीका बदल जाता है, उसके पर्सन में चेंज करते हैं, कहने वाले के लिए कुछ अलग तरीके से शब्द यूज़ करते हैं, टेंस बदल देते हैं। उसके अलावा जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और टाइम होता है उसमें भी चेंज आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि अमित आपके पास आया और अमित ने आपसे कहा, मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। अब आप 1 या 2 घंटे के बाद यही बात किसी और को बता रहे हैं कि अमित मेरे पास आया था और उसने कहा था कि वह मेरे साथ क्रिकेट खेलना चाहता है। तो आप समझ रहे हैं किस तरीके से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। तो इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं ज़रा हम देखते हैं। एक तो टेंस चेंज हो जाते हैं, टाइम शिफ्ट यानी कि टेंस चेंज, प्रेजेंट पास्ट में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं आता। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। और जो प्रेजेंट मॉडल होता है, जैसे कि वेल, ये पास्ट मॉडल यानी कि वुड में चेंज हो जाता है। पास्ट मॉडल में कोई चेंज नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब ये क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था, कि मैं यहाँ पर इन चीज़ों को सिर्फ रीड करूँगा आपके लिए। आपको अगर ये डिटेल में समझना है तो आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इसको समझाने में टाइम लगता है, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब इसमें कुछ प्रोनाउन चेंजेस भी होते हैं, जैसे आई को चेंज किया जाता है शी या ही में, यू अगर सिंगुलर है तो शी या ही में चेंज किया जाता है, यू अगर प्लूरल है तो अस में चेंज किया जाता है, वी को चेंज किया जाता है दे में, माई को चेंज किया जाता है या तो हर में या हिज में, अवर को चेंज किया जाता है दियर में, योर को चेंज किया जाता है हर में, हिज में, दियर में, मी को चेंज किया जाता है हर में या हिम में, अस को चेंज किया जाता है देम में, माइन को चेंज किया जाता है हर्स या हिज में, अवर्स को चेंज किया जाता है दियर्स में, योर्स को चेंज किया जाता है हर्स में या फिर हिज में या फिर दियर्स में। तो आप देख रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कितना सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। उसके बाद आगे देखिए, टाइम एंड प्लेस चेंज, टाइम और प्लेस में चेंज किया जाता है। नाउ अगर लिखा है डायरेक्ट स्पीच में, अगर नाउ है तो इनडायरेक्ट में देन आ जाएगा, एगो है तो बिफोर, टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं, टुमारो को द फॉलोइंग डे में चेंज करते हैं, यस्टरडे को द डे बिफोर में चेंज करते हैं, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर को द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ या द फॉलोइंग ईयर में चेंज करते हैं, हेयर को देयर में चेंज करते हैं, दिस को दैट में और दीस को दोज में। इसके बाद कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात की गई है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, 2 तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। दे आर, एक होते हैं WH क्वेश्चन वाले, जैसे व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, इस तरीके के। एक होते हैं येस और नो क्वेश्चन वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब आगे देखिए, स्टेप्स फॉर रिपोर्टिंग WH क्वेश्चंस एंड येस नो क्वेश्चंस, यानी WH क्वेश्चन या फिर येस नो क्वेश्चन वाले अगर हैं सेंटेंस, तो उसमें आप क्या करेंगे। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं, रिप्लेस द रिपोर्टिंग वर्ब सेड विद वर्ड्स लाइक आस्क्ड, इंक्वायर्ड, इंटेरोगेटेड और क्वेश्चन। यानी जो डायरेक्ट स्पीच में अगर सेड लिखा है, तो जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें या तो आप आस्क्ड लिखेंगे या इंक्वायर्ड या इंटेरोगेटेड या क्वेश्चन लिखेंगे। अब सेकंड देखिए, कन्वर्ट द इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनटू अ डिक्लेरेटिव वन। और डायरेक्ट स्पीच में अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। अब आगे देखते हैं थर्ड, अप्लाई द अप्रोप्रिएट टेंस शिफ्ट एज पर द रूल्स ऑफ टेंस चेंज। और इसमें हमें अगर डायरेक्ट स्पीच में हमें जज करना होता है, चेक करना होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में भी चेंज करते हैं। उसके अलावा फोर्थ, रिमूव कोटेशन मार्क्स एंड द क्वेश्चन मार्क। ये जैसे कोटेशन मार्क होते हैं ना, डायरेक्ट स्पीच में होते हैं,
तो इसको भी रिमूव करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, और क्वेश्चन मार्क को भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में रिमूव कर देते हैं। जैसे हमने कहा ना, ये थर्ड जो देखा था, अप्लाई दी नहीं, थर्ड नहीं, सेकंड, जैसे सेकंड देखा था, कन्वर्ट द इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनटू अ डिक्लेरेटिव वन। हम जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो डायरेक्ट में अगर इंटेरोगेटिव है तो फिर वो इनडायरेक्ट में वो डिक्लेरेटिव हो जाता है, फिर क्वेश्चन मार्क हटा दिया जाता है। फिफ्थ देखिए, ओमिट द कंजक्शन दैट इन द रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जब आप रिपोर्टेड स्पीच यानी इनडायरेक्ट में जब आप बोलते हैं तब ये जो कंजक्शन होता है दैट, इसको भी हटा दिया जाता है। इसको हमें ऐसा कहना चाहिए, जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस, तो उसमें हम फिर दैट का यूज़ नहीं करते हैं। सिक्स, इन WH क्वेश्चंस प्लेस द WH वर्ड इमीडिएटली आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जब आप WH क्वेश्चन वाले जो कर रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो WH वर्ड जो आता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है। अब आगे, इन येस नो क्वेश्चंस, एक तो होता है WH वाला और एक होता है येस नो क्वेश्चन वाला, उसमें हम इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं इमीडिएटली आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए क्या कहा गया है, नाउ फॉलो दीज स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस गिवन एज एग्जाम्पल्स फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमें इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, जो ऊपर हमें कुछ डायरेक्ट स्पीचेस दी गई थी उनको यहाँ पर हमें ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ठीक है। अब देखिए, जो पहली डायरेक्ट स्पीच थी वो क्या थी, व्हाट्स सस्पिशियस अबाउट दैट मिसेस ब्राउन आस्क्ड। मिसेस ब्राउन ने पूछा था कि इसके बारे में क्या शक है, क्या सस्पिशियस है। तो अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, और यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी स्टार्टिंग हमें दी गई है, मिसेस ब्राउन आस्क्ड। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, मिसेस ब्राउन आस्क्ड व्हाट वाज सस्पिशियस अबाउट दैट। मिसेस ब्राउन ने पूछा था कि इसके बारे में क्या सस्पिशियस था, क्या शक था। मैं फिर आपको एक बार बता दूं कि मैं यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ इसका आंसर दे रहा हूँ कि ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसको इनडायरेक्ट में आप ऐसे लिखेंगे। इसको आप अपने टीचर के साथ, जो आपके इंग्लिश के टीचर हैं उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड है वो देखते हैं। ये सेकंड जो डायरेक्ट स्पीच है वो क्या है, व्हाट डू यू मेक ऑफ द 4 वर्ड्स लेरॉय। जैसा कि हमने देखा था कि मिसेस ब्राउन ने लेरॉय से पूछा था कि तुम्हें इन 4 शब्दों से क्या समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, मिसेस ब्राउन क्वेश्चन लेरॉय। मिसेस ब्राउन ने लेरॉय से क्वेश्चन किया था, पूछा था, तो इसको आगे क्या लिखेंगे, मिसेस ब्राउन क्वेश्चन लेरॉय व्हाट ही मेड ऑफ द 4 वर्ड्स, के उसको इन 4 शब्दों से क्या समझ में आया। तो इस तरीके से हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। उसके बाद आते हैं थर्ड पे। थर्ड डायरेक्ट स्पीच क्या है, वॉजंट ही मिक्सड अप इन अ ज्वेलरी रॉबरी अ फ्यू ईयर्स एगो, यानी कि क्या कुछ साल पहले जो ज्वेलरी रॉबरी हुई थी क्या वह उसमें शामिल नहीं था। अब इसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो थर्ड पार्ट, मिसेस ब्राउन इंक्वायर्ड, मिसेस ब्राउन ने ये पूछा था, इंक्वायरी की थी इस बारे में। मिसेस ब्राउन इंक्वायर्ड इफ़ ही हैड बीन मिक्सड अप इन अ ज्वेलरी रॉबरी अ फ्यू ईयर्स एगो, यानी कि मिसेस ब्राउन ने ये इंक्वायरी की थी कि क्या वह कुछ साल पहले जो ज्वेलरी रॉबरी हुई थी क्या वह उसमें शामिल था। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ, डिडेंट यू सर्च नोलन्स हाउस डियर, ये भी मिसेस ब्राउन ने कहा था कि डियर क्या तुमने नोलन का हाउस सर्च नहीं किया था। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। स्टार्टिंग क्या दे रखी है हमें, मिसेस ब्राउन आस्क्ड चीफ ब्राउन, मिसेस ब्राउन ने चीफ ब्राउन से पूछा था। इसको कंप्लीट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बना के। मिसेस ब्राउन आस्क्ड चीफ ब्राउन इफ़ ही हैडंट सर्च नोलन्स हाउस, यानी कि मिसेस ब्राउन ने चीफ ब्राउन से पूछा था कि क्या उन्होंने नोलन का हाउस सर्च नहीं किया था। अब आते हैं फिफ्थ डायरेक्ट स्पीच, देखते हैं क्या थी। ये देखिए, इज़ देयर अ यंग फर ट्री इन मिस्टर नोलन्स पाम ट्री नर्सरी, क्या मिस्टर नोलन के पाम ट्री नर्सरी में क्या कोई यंग फर ट्री है। ये बात किसने कही थी, ये बात लेरॉय ने कही थी। लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी बुक में जो आंसर इसका स्टार्ट दिया गया ना इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए, वो कुछ ऐसे दिया गया, मिसेस ब्राउन इंक्वायर्ड। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, इसकी जगह आप लेरॉय लिखिएगा, क्योंकि ये बात लेरॉय ने पूछी थी, लेरॉय ने कही थी। लेरॉय इंक्वायर्ड इफ़ देयर वॉज अ यंग फर ट्री इन मिस्टर नोलन्स पाम ट्री नर्सरी, यानी कि लेरॉय ने ये इंक्वायरी की थी कि क्या मिस्टर नोलन की जो पाम ट्री नर्सरी है क्या उसमें कोई यंग फर ट्री है। ये बात किसने पूछी थी, लेरॉय ने। तो इस तरीके से इस डायरेक्ट स्पीच को भी हमने इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पर हमें जो ये सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, वाई डिड यू स्टॉप टॉकिंग टू मी आस्क्ड रोहन, यानी कि रोहन ने पूछा था कि तुमने मुझसे बात करना
क्यों बंद कर दिया था। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे यानी रिपोर्टेड स्पीच तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग दी गई है रोहन क्वेश्चन। अब इसको हमें कंप्लीट करना है। रोहन क्वेश्चन वाई आई हैड स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम। अब ज़रा ध्यान से देखिए, जब ये डायरेक्ट स्पीच थी तो इसकी हिंदी क्या बन रही थी और जब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो हिंदी क्या बनी। डायरेक्ट स्पीच थी वाई डिड यू स्टॉप टॉकिंग टू मी आस्क्ड रोहन। रोहन ने पूछा था तुमने मुझसे बात करना क्यों बंद कर दिया था। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं या रिपोर्टेड स्पीच में लिखते हैं तो हम इस बात को किसी और को बता रहे हैं। तो वहाँ पर हम कैसे कहेंगे रोहन क्वेश्चन, रोहन ने क्वेश्चन किया था, पूछा था वाई आई हैड स्टॉप टॉकिंग टू हिम, कि मैंने क्यों उससे बात करना बंद कर दिया था। अब यहाँ पर कौन कौन से रूल लगे, कैसे हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया, इसके लिए आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको इसको चेंज करके दिखा दिया है कि डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में आप कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखिए, डिड यू एन्जॉय द फैमिली गैदरिंग यस्टरडे आस्क्ड माई आंट। यानी कि मेरी आंटी ने मुझसे पूछा था कि क्या कल जो फैमिली गैदरिंग हुई थी क्या तुमने उसे एंजॉय किया था। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे होगी वो हमें बताया गया, माई आंट आस्क्ड, मेरी आंट ने पूछा था। अब आगे हमें कंप्लीट करना है और इसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है यानी इनडायरेक्ट में चेंज करना है। माई आंट आस्क्ड इफ़ आई हैड एंजॉयड द फैमिली गैदरिंग द डे बिफोर। यानी मेरी आंट ने मुझसे पूछा था कि डे बिफोर मतलब यस्टरडे को हम डे बिफोर में चेंज करते हैं कि कल जो फैमिली गैदरिंग हुई थी क्या उसमें मैंने एंजॉय किया था। अब आते हैं थर्ड सेंटेंस देखिए, व्हेन विल यू विजिट अस अगेन आस्क्ड माई ग्रैंड मदर। मेरी ग्रैंड मदर ने पूछा था कि तुम कब दोबारा हमारे पास रहने के लिए आओगे। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर ने मुझसे पूछा था कि तुम कब हमारे पास दोबारा आओगे। तो इसकी स्टार्टिंग हमें दी गई है माई ग्रैंड मदर इंक्वायर्ड भी वही होता है पूछना। माई ग्रैंड मदर इंक्वायर्ड व्हेन आई वुड विजिट देम अगेन। यानी कि मेरी ग्रैंड मदर ने मुझसे इंक्वायरी की थी, मुझसे पूछा था कि मैं कब उनके पास दोबारा आऊँगा। अब अगला देखते हैं फोर्थ, माधवी सेड टू रवि। माधवी ने रवि से कहा था विल यू कम विद मी टू मीट अवर ओल्ड टीचर टुमारो आस्क्ड माधवी। यानी कि इसको ऐसे कह सकते हैं कि माधवी ने रवि से कहा था या फिर माधवी ने रवि से पूछा था कि क्या कल तुम मेरे साथ आओगे हमारे एक ओल्ड टीचर से मिलने के लिए। तो इसकी स्टार्टिंग हमें दी गई है माधवी आस्क्ड रवि। तो इसको कंप्लीट करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में या इनडायरेक्ट स्पीच में। माधवी आस्क्ड रवि, माधवी ने रवि से पूछा था इफ़ ही वुड कम विद हर, कि क्या वो उसके साथ जाएगा, टू मीट देयर ओल्ड टीचर द फॉलोइंग डे, उनके एक पुराने टीचर से मिलने के लिए कब, फॉलोइंग डे। टुमारो को हम क्या किस में चेंज कर देते हैं, फॉलोइंग डे में, यानी कि आने वाले दिन में। अब देखते हैं फिफ्थ सेंटेंस, माई फ्रेंड सेड, मेरे फ्रेंड ने कहा था व्हाट गिफ्ट आर यू प्लानिंग टू गिव योर ब्रदर, कि तुम अपने ब्रदर को, अपने भाई को कौन सा गिफ्ट देने की प्लानिंग कर रहे हो। तो इसके लिए हमें जो हिंट दिया गया, स्टार्टिंग दी गई है वो है माई फ्रेंड इंक्वायर्ड। इसको कंप्लीट करना है। माई फ्रेंड इंक्वायर्ड व्हाट गिफ्ट आई वॉज प्लानिंग टू गिव माई ब्रदर, यानी कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि मैं अपने भाई को कौन सा गिफ्ट देने के लिए प्लान कर रहा था। तो यहाँ पर आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि सेड की जगह इंक्वायर्ड आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपका आर यू प्लानिंग था यानी कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस था। तो यहाँ पर ये आई वॉज प्लानिंग आ गया यानी कि पास्ट कॉन्टीन्यूस हो गया। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होता है। अब आते हैं हम सिक्स्थ पार्ट पे, जो सिक्स्थ सेंटेंस हमें दिया गया है, शैल आई कैरी दीज नोटबुक्स टू द स्टाफ रूम मैम आस्क्ड वीनू। यानी वीनू ने पूछा था कि मैम क्या मैं ये नोटबुक्स स्टाफ रूम में ले जाऊं। तो इसकी स्टार्टिंग दी गई है हमें, वीनू आस्क्ड हर टीचर, वीनू ने अपनी टीचर से पूछा था। वीनू आस्क्ड हर टीचर इफ़ शी शुड कैरी दोज नोटबुक्स टू द स्टाफ रूम, यानी कि वीनू ने अपनी टीचर से पूछा था कि क्या वह उन नोटबुक्स को स्टाफ रूम में ले जाए। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था इसके 6 पार्ट्स हमने आपको बता दिए हैं। अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन पे, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अदिति एंड राहुल, यानी कि यहाँ पर अदिति और राहुल के बीच जो बातचीत हुई वो बताई गई है। देखिए अदिति क्या कहती है, अदिति
डिड यू सी एनीवन लीव अ पैकेज नियर द रिफ्ट, यानी कि वो ये पूछ रही है, किससे पूछ रही है, राहुल से पूछ रही है कि क्या तुमने किसी को देखा था कि किसी व्यक्ति ने ये जो पैकेज है ये रिफ्ट के पास रख दिया था। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ्ट के पास ये पैकेज रखा गया है। तो अदिति ने ये किससे पूछा, राहुल से। राहुल क्या कहता है, आई नोटिस्ड अ मैन वेयरिंग अ ब्लू जैकेट ड्रॉप इट ऑफ, यानी कि राहुल ये बताता है कि मैंने एक आदमी को देखा था जिसने ब्लू जैकेट पहन रखी थी और उसी ने ये जो पैकेज है वो यहाँ पे छोड़ दिया था या रख दिया था। अब अदिति आगे क्या पूछती है, व्हाट टाइम डिड यू सी दिस हैपन, यानी कि क्या तुम्हें पता है कि किस टाइम पर उसने ये पैकेट यहाँ पे रखा था। राहुल कहता है इट वॉज अराउंड 6:45 PM, के लगभग 6:45 पर शाम के समय। अब अदिति क्या पूछती है, वर यू एबल टू सी हिज फेस, क्या तुम उसका चेहरा देख पाए थे। तब राहुल क्या कहता है, ही वोर अ हुड, जैसे इस तरीके की ड्रेस होती है जिसमें कि ये चेहरा भी काफ़ी हद तक ढक जाता है। ही वोर अ हुड एंड सो आई कुडंट सी हिज फेस, उसने इस तरीके की एक हुड पहन रखी थी जिसकी वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। अब ये जो बातचीत हुई, ये जो कन्वर्सेशन हुई अदिति और राहुल के बीच में, अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें दी गई है। क्या, देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय ट्रांसफॉर्मिंग द डायलॉग्स इन इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर हमें ये डायलॉग्स जो थे ना जो ऊपर हमने पढ़े, इन्हीं को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। जैसे कि सबसे पहले क्या कहा गया, अदिति आस्क्ड राहुल। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझिएगा। ये जो सबसे पहले यहाँ पर अदिति ने पूछा था ना, डिड यू सी एनीवन लीव अ पैकेज नियर द लिफ्ट, क्या तुमने किसी को देखा था जिसने कि ये पैकेज लिफ्ट के पास रख दिया था। तो इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया है। अदिति आस्क्ड राहुल, अदिति ने राहुल से पूछा था, इफ़ ही हैड सीन एनीवन लीव अ पैकेज नियर द लिफ्ट, यानी कि अदिति ने राहुल से पूछा था कि क्या उसने किसी को देखा था कि इस पैकेज को लिफ्ट के पास छोड़ते हुए या लिफ्ट के पास रखते हुए। तो ये जो ऊपर ये फर्स्ट हमने देखा था यहाँ पर ये अदिति ने जो पूछा था डिड यू सी एनीवन लीव अ पैकेज नियर द लिफ्ट, इसको यहाँ पर हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया है। अब इसके बाद देखिए राहुल ने क्या कहा था यहाँ पर, आई नोटिस्ड अ मैन वियरिंग अ ब्लू जैकेट ड्रॉप इट ऑफ, यानी कि मैंने एक आदमी को देखा था जिसने ब्लू जैकेट पहन रखी थी, उसने ये पैकेज यहाँ पे छोड़ दिया था, यहाँ पे रख दिया था। तो इसको यहाँ पर हमें देखिए कैसे बताया गया, ये इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट हमें लिख कर दे दिया गया कि इनडायरेक्ट स्पीच में ये ऐसे है। राहुल रिप्लाइड दैट ही हैड नोटिस्ड अ मैन वियरिंग अ ब्लू जैकेट ड्रॉप इट ऑफ, यानी कि राहुल ने रिप्लाई किया कि उसने एक आदमी को देखा था जिसने कि ब्लू जैकेट पहन रखी थी और उसने ही ये जो पैकेज था यहाँ पे रख दिया था। अब उसके बाद अदिति आस्क्ड राहुल, अब उसके बाद अदिति ने फिर से कुछ पूछा था ना राहुल से। यहाँ पर अदिति ने क्या पूछा था, व्हाट टाइम, इसको ज़रा दोबारा देखते हैं, व्हाट टाइम डिड यू सी दिस हैपन, कि तुम्हें कुछ पता है कि किस टाइम पर उसने ये किया था या किस टाइम पर ये हुआ था। अब इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसको यहाँ पर हमने चेंज किया है इनडायरेक्ट स्पीच में। अदिति आस्क्ड राहुल, अदिति ने राहुल से पूछा था व्हाट टाइम ही हैड सीन दिस हैपन, कि उसने किस टाइम पर यह होते हुए देखा था, यानी कि वो क्या टाइम था जब उसने देखा था कि वो आदमी ये पैकेज छोड़ के जा रहा था। तो ये भी हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया है। उसके बाद राहुल ने क्या रिप्लाई किया था वो यहाँ लिखा है, एक बार ऊपर भी देख लेते हैं। राहुल ने रिप्लाई किया था इट वॉज अराउंड 6:45 PM। तो यहाँ लिखा है राहुल रिप्लाइड दैट इट हैड बीन अराउंड 6:45 PM, यानी कि राहुल ने रिप्लाई किया कि लगभग 6:45 PM के आसपास की बात होगी। अब अदिति फर्दर इंक्वायर्ड, अदिति ने आगे फिर कुछ पूछा था। यहाँ देखिए, वर यू एबल टू सी हिज फेस, क्या तुम उसका चेहरा देख पाए थे। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अदिति फर्दर इंक्वायर्ड, इसके आगे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, इफ़ ही हैड बीन एबल टू सी द मैन्स फेस, यानी कि अदिति ने राहुल से पूछा कि क्या वह उस आदमी का चेहरा देख पाया था। तो ये भी हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया है। अब राहुल ने क्या कहा था, राहुल सेड, पहले ऊपर देख लेते हैं। जब अदिति ने पूछा था वर यू एबल टू सी हिज फेस, तब राहुल ने क्या कहा था, ही वोर अ हुड एंड सो आई कुडंट सी हिज फेस। तो ये तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट दिया ही गया, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया गया है। राहुल सेड दैट ही हैड वोर्न अ हुड, राहुल ने कहा कि उस आदमी ने एक हुड पहन रखा था, सो ही कुडंट सी हिज फेस, इसकी वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाया था। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।